तो भाई आप लोगों ने तो जैसे दिक्कत आप लोगों ने दूसरा को देख नहीं पाए। दूसरा को लेके के ऊपर अगर आप नोट करो ना, हम लोग वहाँ पे पूरा कंटेंट कस्टमाइज तरीके से बना। अच्छा, जावास्क्रिप्ट के ना फ्रेमवर्क की आजकल बहुत ज्यादा, अगर आप देखो यूट्यूब पे देखो, ट्विटर पे देखो ना, बहुत सारे क्रैश कोर्सेज निकल रहे हैं कि जावास्क्रिप्ट का ये वाला फ्रेमवर्क चलाना नेक्स्ट.js हो गया, फर्न हो गया, जैसे आपके पास नेक्स्ट.js हो गया, Vue.js हो गया। इन सब की ना बहुत ज्यादा डिमांड है। इसमें से एक फ्रेमवर्क है Vue। आप लोगों की कोर्स के अंदर थोड़ा सा एक फर्क है। ऐसा नहीं कि दावत से सारे फिल्मों का अगर आप फूड की बात करो तो वो भी बिल्कुल ऐसी जैसे हैं। जैसे हमारे पास अगर हम लोग टेलमेंट में काम कर रहे हैं तो उसके बाद आपको दूसरा भी बिल्कुल अलग चीज और टेलमेंट आपके पास बिल्कुल अलग चीज है। अच्छा, अगर आप जो एंड प्रोडक्ट है वो सेम सेम, जैसे दूसरा की वेबसाइट डिजाइनिंग होगी, हम सबको पता है। टेलमेंट में यूज करेंगे, टेलमेंट के ऊपर भी वेबसाइट डिजाइन होगी। इसी तरीके से हमारे और जो ये हमारे पास इसकी वजह से ये बहुत बड़ा एक कॉन्सेप्ट गलत है कि ये डिजाइन बनाने के लिए असल मकसद में डिजाइन बनाना है। लेकिन असल मकसद जो ये होता है इन चीजों को यूज करने का, ये है कि हम डिजाइन के ऊपर कैसे इस डिजाइन के सिंगल के जरिए बीच में डिजाइन कैसे इसमें अक्सर जिन्होंने वेबसाइट डिजाइनिंग कैटेगरी में पार्टिसिपेट किया था वहाँ डिजाइन सिंगल पेज एप्लीकेशन एसपीए लिखा था। सिंगल पेज एप्लीकेशन में मतलब तरह का अंदर ऐसा होता है लैंडिंग पेज ऊपर इसके लिए अबाउट का सेक्शन, इसमें नीचे जाता है ऐसा सेक्शन और इसमें नीचे ये आपके पास सिंगल पेज एप्लीकेशन का पूरा लेआउट है। ये हमको समझते हैं सिंगल पेज एप्लीकेशन, लेकिन असल में सिंगल पेज एप्लीकेशन का पूरा इंडिया होता है। सिंगल पेज एप्लीकेशन का मतलब एक्चुअली इस फ्रेमवर्क को यूज करो जिसके ऊपर हर चीज ग्रुप ना हो, अलग अलग। यानी आपके पास जैसा म्यूजिक चलाते हो, जैसा आपको आपको कोई भी दिखाऊंगा तो इसको यूज करने का रीजन क्या है, उस रीजन की तरफ आते हैं। अगर आप म्यूजिक के ऊपर थोड़ा सा इन डेप्थ स्टडी करो, Vue.js को React.js के साथ अलग ही कहानी है, बिल्कुल अलग नहीं लगती। Vue.js और Angular दोनों के ऊपर ना सिंगल पेज एप्लीकेशन आपके पास कॉल होती है। सिंगल पेज एप्लीकेशन क्या है? वो एप्लीकेशन जो कि इंटरनेट से वन टाइम यूजेज करती है, वो सिंगल पेज एप्लीकेशन है। यानी आपने कोई वेबसाइट खोली, उस वेबसाइट में ओपन होते या लोड होते में जितना टाइम देना है वो सब सिंगल पेज एप्लीकेशन उसको एक ही बार। उसके बाद आप किसी भी पेज पे जाओ, चाहे वो अबाउट का पेज हो, जो कॉन्टैक्ट का पेज हो, सर्विस का पेज हो, वेबसाइट लोड नहीं हो। ठीक है। सिंगल पेज एप्लीकेशन में दूसरा फायदा है, आजकल की दुनिया रैपिडली जीडी बड़ी भाई, मुझे तो या तो नेक्स्ट.जेएस की तरफ लेके जाओ या मुझे Vue.js की तरफ लेके जाओ या एंगुलर की तरफ लेके जाओ। उसका सबसे बड़ा रीजन ये कि सबसे बड़ा बूटस्ट्रैप वेबसाइट बनाता है और कोर बूटस्ट्रैप से बनाता है। तो जब वो एक पेज से दूसरे पेज से नेविगेट होता है तो आपने देखा है पेज लोड होता है। अब पेज लोड जब आप सर्वर पे कराते हो ना तो वहाँ वेबसाइट बफर होता है। अब हमने से हर बंदा यूट्यूब चलाता है, फेसबुक चलाता है, इंस्टाग्राम चलाता है। एक रीजन के तहत ये सारे प्लेटफॉर्म इन फ्रेमवर्क से यूज कर रहे हैं Vue.js का। रीजन क्या है कि इन लोगों की वेबसाइट के ऊपर स्ट्रीमिंग कंटेंट बहुत ज्यादा हो, यानी कि कोई वीडियो है, अब वो वीडियो बार बार रिलोड हो, आपने देखा होगा आपकी फीड बार बार लोड हो, तो वो जो फीड बार बार लोड हो रही होती है ना, अब उस फीड को चाहिए होता है इंटरनेट। अब अगर आपकी वेबसाइट का इवन पैराग्राफ है, अगर वो भी बार बार रिलोड हो रहा है तो वो भी इंटरनेट लेगा वापस आने की। ठीक है। अब अगर आपके पास कोई भी चीज मुझे बार बार इंटरनेट दे रही है तो आपकी वेबसाइट की जो लोडिंग स्पीड है वो क्या कर रही है, तो ऑप्टिमाइजेशन के अंदर मसला आ रहा है। इसलिए बहुत सारे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है कि यार हमें सिंगल पेज पर बना दो, पेज बना दो। इसमें क्या है, वन टाइम होती है जैसे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है तो उसकी क्लास है। ऐसे बहुत ज्यादा डिटेल में अंदर करता हूँ कि बेसिकली होती है क्या वन टाइम होती है। उससे आपकी वेबसाइट ओपन है, उस वेबसाइट में जितना मिनट है वो लोडिंग दे सकते हैं। उसके बाद आप करोगे तो विदाउट इंटरनेट सक्सेस होगा। यहाँ से सेमिनार का मकसद ये है कि मैं एक ऐसी वेबसाइट जो कि मल्टी पेज हो, यानी कि सिंपल यूज कर सकते हैं, जो एक पेज सिंपल की आपस में कनेक्टेड होगा और लोड लेगा, उसका हम लोग लोडिंग टाइम बात कर सकते हैं।
यानी कि उसको एक मल्टी पीरियड एक्टिविटी इंटीग्रेट करेंगे यूजिंग Vue.js के ऊपर जो एक कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में आता है वो ये कि क्या Vue.js हमारे पास डिजाइनिंग की होता है कुछ और Vue.js का काम डिजाइनिंग नहीं है। जावास्क्रिप्ट के किसी भी फ्रेमवर्क का काम डिजाइनिंग डिजाइनिंग आपके पास बूटस्ट्रैप से होगी, जेक्वेरी से होगी, टेलविट से होगी या एचटीएमएल से जिससे मर्जी आप करना चाहो करवा सकते हो। तो फिर रीजन क्या है इन तीनों चीजों को यूज है। आप लोग जब एचटीएमएल के ऊपर पेजेस बनाते हो आप लोगों ने देखा होगा वो पेज पूरा आपस में जुड़ा हुआ होगा। इंडेक्स और एचटीएमएल अलग, अबाउट डॉट एचटीएमएल अलग, कॉन्टैक्ट का पेज अलग। तो जब आप इंडेक्स को रिलोड करते हो तो पूरा का पूरा पेज रिलोड होता है। सिंगल पेज एप्लीकेशन या इन इन जैसे फ्रेमवर्क को यूज करना है, एंगुलर को यूज करना है, ये क्या करते हैं आपके पास सारी चीजें एक पेज पर होती है लेकिन वो कोई भी चीज आपस में दूसरे कनेक्टेड नहीं होती। हर चीज अलग होती है। जैसे हम लोग जब वेबसाइट बनाते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा वहां पे नेटवर्क का कंपोनेंट नेटवर्क अलग अलग होता है। उसके बाद लैंडिंग पेज होता है आपका, उसके बाद अबाउट अस का सेक्शन, वो सारी चीजें इंडेक्स के पेज पर। इसी तरीके से अगर आपको नेटवर्क दूसरे पेज पे चाहिए होता था तो आपके अंदर एक नया पेज बनाते, उसके अंदर वही नेटवर्क कॉपी करके आपने वहां पेज कर दिया। दोनों तरफ नेटवर्क का 130 कोड ज्यादा होता चला जा रहा है आपके पास। पहला रीजन क्या है कि पीस ऑफ कोड कम हो जाए। आपने जिस चीज को बार बार यूज करना है आपको यूज करवा सकते हो Vue.js में। दूसरा रीजन क्या है कि आपके पास जब भी कभी आप Vue.js के ऊपर वेबसाइट खड़ी करते हो आप चीजों को पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर लो। यहाँ पे एक वर्ड नजर आ रहा होगा, फॉलो मॉड्यूलर अप्रोच। मॉड्यूलर अप्रोच क्या होता है? वेबसाइट डिजाइनिंग की समझ लो कि ठीक है, हम लोग क्या करते हैं हमें कभी भी कोई क्लाइंट अगर रिक्वायरमेंट देता है जैसे फर्स्ट करो ESPN क्रिकेट की इंफॉर्मेटिव वेबसाइट बनाना, उससे हमें रिक्वायरमेंट दी है ना, हम उस प्रोजेक्ट को छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर डिवाइड करें। सबसे पहला पार्ट हमारे पास उस प्रोजेक्ट के अंदर कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो डेटाबेस है। अब वो एक अलग कहानी है कि डेटाबेस से कैसे आना है, कौन सा डेटाबेस कनेक्ट होगा, वो एक अलग बात। आपने अपने प्रोजेक्ट को छोटे छोटे सेक्शन में डिवाइड कर दिया। वो सेक्शन जो लोड होंगे यानी कि जिनको इंटरनेट चाहिए, जैसे फेसबुक की फीड की बात करें, फेसबुक की फीड पूरी डायनामिक, उसको 24/7 इंटरनेट चाहिए। यूट्यूब के ऊपर या आप लोग क्लासरूम में सारे लोड लो, अगर मैं आप लोग क्लासरूम खोल के दिखाऊं, आप लोगों ने शायद क्लासरूम को ऑब्जर्व ना करा हो, आप लोगों ने क्लासरूम पूरा का पूरा सिंगल पेज एप्लीकेशन। अब बहुत सारे बच्चों को नहीं पता कि क्लासरूम सिंगल पेज एप्लीकेशन था। कैसे पता चलता है उनको? जो हमको पढ़ते हैं वो कुछ आप कंट्रोल कर सकते हो कि मेरी वेबसाइट का कौन सा सेक्शन इंटरनेट से लोड होगा, कौन सा नहीं। जैसे हम लोग यूट्यूब पे वीडियो स्ट्रीम करते हैं, यूट्यूब के ऊपर मैंने कहा यार मेरे पास मुझे एक पेज से दूसरे पेज पे जा रहा हूँ। अब मैं अगर एक पेज से दूसरे पेज पे जा रहा हूँ, मेरा नेटवर्क और मेरा फुटर, मैं चाह रहा हूँ सारे पेज पे लोड ना हो, तो मैं उसको कंट्रोल कर सकता हूँ इन फ्रेमवर्क से। बात समझ आ रही है? इन फ्रेमवर्क से यूज करा जा रहा है। इनका मतलब डिजाइनिंग नहीं, डिजाइन आप वही करोगे तो आप HTML और CSS करते हुए आ रहे हो। उस डिजाइन को आप इनके अंदर ऐसी फाइल मौजूद होती है जिसके अंदर आप जाके रखते हो, तो ये क्या करता है उसको वन टाइम लोड पे क्रिएट करता है। वन टाइम लोड से मुराद क्या है कि एक दफा इंटरनेट लोड हो, वेबसाइट का नैप बार फुटर लोड हो। अब आप किसी भी पेज पे जाओगे तो नैप बार फुटर लोड नहीं करते। असल रीजन जो JS के फ्रेमवर्क यूज करने का वही। अब JS के फ्रेमवर्क के पीछे जो लॉजिक है वो कुछ लोग टाइपस्क्रिप्ट यूज करते हैं, कुछ लोग जावास्क्रिप्ट यूज करते हैं और कुछ लोग बाबेल को यूज करते हैं यानी कि Vue। अब Vue.js में और एंगुलर में ना जमीन आसमान का फर्क है। अगर आप एंगुलर जेस की बात करते हो तो जो उसका एंड में प्रोजेक्ट बनते हो वो बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे Vue का बनता है, यानी कि दोनों सिंगल पे जैसे ही होगा। लेकिन अगर कोई बंदा ऐसा है और वो आपको कहता है कि यार मेरी जावा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग, मुझे एंगुलर पे काम करना है, तो वो जेएस के थ्रू बहुत इजी एंगुलर पे काम कर सकता है। Vue.js जेएस को फॉलो नहीं करता। ये बहुत सारे लोगों का मैंने छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है कि Vue.js एंड में जेएस आ रहा है इसका मतलब जावा, जावास्क्रिप्ट से निकला हुआ जरूर है, जेएस को फॉलो ये फॉलो कर रहा होता है आपके पास बाबेल। बाबेल और टाइपस्क्रिप्ट दोनों की दुनिया कैसे यूं अलग है, पहले से चलती है। जो काम आप टाइपस्क्रिप्ट से कर सकते हो वही बाबेल, दोनों काम करते हैं। अगर हम बात करें ना Vue.js की, अभी हम लोगों ने एक पॉइंट डिस्कस करा कि सिंगल पेज एप्लीकेशन और मैं सेल्फ में कंट्रोल कर सकता हूँ मेरा नेट बार लोड होगा या नहीं होगा। अभी मैं क्लासरूम खोल के दिखाऊंगा आपको समझ में आ जाएगा। क्लासरूम से शायद आपको नोट ना करिए, आप आज आपको शायद उसकी नोट करो। जिस सेक्शन को क्लासरूम में लोड करवाना है, जिसके डेवलपर ने जो डेवलप करा हुआ है, आप उसमें नोट करना, जब आप किसी टैब पे जाते हो सिर्फ वही सेक्शन लोड होगा, पूरी क्लासरूम दोबारा से लोड नहीं होगी, पूरा पेज दोबारा से लोड नहीं। ये रीजन है कि हम लोग ज्यादा नेक्स्ट यूज करते हैं
या हम व्यू भी यूज करते हैं, या हम अपने पास एंगुलर भी यूज करते हैं। हमारे पास फेसबुक जब स्टार्ट हुआ था, फेसबुक वॉज डेवलप्ड ऑन पीएचपी, सबको पता ही था, ये तो स्टेटिंग फैक्ट है कि फेसबुक पीएचपी पे डेवलप हुआ। फेसबुक आज स्टैंड कर रहा है नेक्स्ट जेएस के ऊपर। क्यों? क्योंकि पीएचपी के ऊपर या लारावेल के ऊपर अगर किसी बंदे ने काम किया है तो उसको पता होगा राउट। राउट का मतलब क्या है? पेज, एक पेज दूसरे पेज से कनेक्टेड है। इसमें तो पेज का कॉन्सेप्ट ही नहीं। इसमें सिर्फ एक पेज होता है जिसका नाम होता है इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, मतलब वो भी कोई बैकएंड का पेज है। अब इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है उसकी बात करते हैं। सबसे पहले चीज मॉड्यूलर। मॉड्यूलर अप्रोच क्या है? अपने प्रोजेक्ट को टुकड़ों में डिवाइड करो, क्या चीज लोड होगी, क्या चीज लोड नहीं होगी। हम लोग जब क्लास में खोलेंगे मैं आपको दिखाता हूँ मॉड्यूलर अप्रोच कहते हैं। उसके बाद आपके पास हर चीज जो अलग अलग पड़ी है, उसको किस चीज के साथ ग्रुप करना है। अब मर्जी आप अगर ग्रुप करना चाहते हो तो कर सकते हो, वरना रहने दो। सेकंड वाला पार्ट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, आप लोग उसको जब सीखेंगे तब मैं बताऊँ। दूसरा, चाहे आप Vue.js को यूज करो, चाहे एंगुलर जेएस को यूज करो, इन लोगों के ऊपर ना थोड़ा सा स्ट्रिक्ट पैटर्न, मतलब ये स्ट्रिक्टली टाइप नहीं। ये कहती है कि जैसे जावास्क्रिप्ट में होता है चिल सीख, आपने लाइन लिखी, टर्मिनेटर लगाए, उसके बाद दूसरी लाइन में चलेगा आप, उससे आपको कोई मतलब नहीं। वो स्ट्रिक्टली टाइप नहीं, वो यूजर फ्रेंडली रहे। ये जो लैंग्वेजेस हम लोग अपने पास पढ़ते हैं, इनमें जो भी आप चीज बनाते हो उसका एक सिंटैक्स है, उसको फॉलो करना कंपल्सरी। अच्छा, अब Vue.js के ऊपर ना पहले बात करते हैं कि Vue.js हो या एंगुलर जेएस हो या रिएक्ट जेएस हो, इसके ऊपर जाने से पहले मुझे क्या आना चाहिए? पहली चीज, जेएस की इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। जावास्क्रिप्ट कैसे काम करता है, जावास्क्रिप्ट पे पेज राउटिंग कैसे होती है, जावास्क्रिप्ट के ऊपर लोकल स्टोरेज क्या है, ये सब चीजें अगर पता हो, ये कुछ भी फ्रेमवर्क चल रहा है सारे के साथ। Vue.js बताऊँ उस पर एंगुलर जेएस को कर जाएगी कोई चीज, क्योंकि एंगुलर जेएस का और Vue.js का फोल्डर बहुत सिमिलर है। अगर तुम लोग क्या हो सकता है तो एंगुलर जेएस का फोल्डर भी दिखाऊंगा किस तरीके से होता है, तुम लोग क्लियर हो जाए। बात पहली चीज, अपने प्रोजेक्ट को दो टुकड़ों में आप कंट्रोल कर सकते हो उस पर कि कौन सी चीज लोड होगी, कौन सी चीज लोड होगी। दूसरा, अगर ग्रुप करना है तो करवा सकते हो, वरना उसको लीव कर सकते हो। तीसरा, हर चीज का एक मीनिंगफुल नाम रखा जाता है। अब मीनिंगफुल नाम जैसे हम लोग अपने पास इंडेक्स की वेबसाइट का, जैसे हमारे पास फ्रंट लोग नैप बार बना, अब नैप बार के लिए अंदर में लोग कुछ लोग अजीब से नाम यूज करे होते हैं। वेबसाइट के ऊपर अगर कोई मैं पेज बना रहा हूँ उसका नाम मैंने अजीब से यूज करा हुआ है, home.24.html के नाम। यहाँ पे जब भी आप कोई चीज बनाते हो तो उसका नाम बहुत मीनिंगफुल रखना पड़ता है, क्योंकि उसके बिहाफ पे Vue.js पीछे ब्राउजर से कनेक्ट हुआ हुआ है। तो उसका नाम और उसके ऊपर मॉड्यूलर, ये दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आगे चलते हैं। इतना ज्यादा इसके अंदर जो है हमारे पास कंटेंट नहीं है। अगर Vue.js की बात करें, ये सिर्फ Vue.js के ऊपर नहीं। सबसे पहली चीज तो आप लोगों को यहाँ पे तीन चीजें नजर आ रही। अगर आप एंगुलर जेएस में जाते हो, Vue.js में जाते हो या रिएक्ट जेएस में जाते हो, मैं बार बार इन टेक्नोलॉजी का नाम क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि ये सारे ही जेएस के फ्रेमवर्क, इन लोगों का जो फोल्डर स्ट्रक्चर है वो ऑलमोस्ट सेम। हर फोल्डर में, चाहे वो रिएक्ट का हो, एंगुलर का हो या Vue का, आपको ये तीन फोल्डर देखने को मिले, एसआरसी का, कंपोनेंट्स का और एसेट्स का। अब देखो, हम लोग सेमेस्टर वन में अगर हम लोगों ने थोड़ी सी HTML पढ़ी, इस फोल्डर का तो हमें पता है क्या है। एसेट्स का फोल्डर सबको पता है, इमेजेस के लिए यूज होगा, सीएसएस के लिए यूज होगा और जेएस के लिए यूज होगा। कंपोनेंट्स की बात करते हैं थोड़ा सा हटके। एसआरसी है आपका पूरा प्रोजेक्ट का कोड, यानी कि चाहे वो एचटीएमएल की फाइल का कोड हो, चाहे वो सीएसएस की फाइल का कोड हो, या चाहे वो टाइपस्क्रिप्ट या जावास्क्रिप्ट की फाइल का कोई सा भी कोड हो, वो आपको कौन से फोल्डर में मिलेगा? आपको एसआरसी के फोल्डर। दो फोल्डर समझ में आ रहे हैं। यही फोल्डर एग्जैक्ट एंगुलर में भी है। जब तुम एंगुलर का प्रोजेक्ट करोगे बोलोगे यहाँ पे एसआरसी का वही फोल्डर, एसआरसी का फोल्डर मतलब कोड रखना है। यहाँ पे एसिड्स का फोल्डर इसका मतलब सीएसएस और इमेजेस रखना। अब देखो, एसिड्स का फोल्डर से दिया, अगर ये फ्रेमवर्क डिजाइनिंग के लिए बने हो तो ये एसिड्स का फोल्डर देता ही। अगर डिजाइन के लिए बने होता तो ये लोग खुद बोलते हैं एसिड्स का फोल्डर जनरेट करो। यहाँ पे बोल रहे हैं एसिड्स का फोल्डर है, उसके अंदर रख दो सीएसएस इमेजेस डालो। तो नेक्स्ट स्टेप के ऊपर या सीएसएस के ऊपर आप डिजाइन बनाओगे और उस डिजाइन को फिर आप फॉलो करवाओगे Vue.js से। कंपोनेंट्स की बात करते हैं। अब ये वो कॉन्सेप्ट है जो सेमेस्टर वन के बच्चे को नहीं पता हो। कंपोनेंट्स क्या है? कंपोनेंट्स आपके पास, जैसे आप अपने पास index.html, about.html, contact.html पेजेस बनाते हैं, उसमें क्या होता है? पेजेस बनते हैं। तो जब हम क्लिक करते हैं तो लोड होती है, इसमें पेजेस नहीं बनते। इसमें सिर्फ एक पेज होता है और उसका नाम क्या होता है? index.html। बस उस पेज के अलावा अगर आपने कोई पेज बनाया तो Vue.js या AngularJS उस पर एक्सेप्ट नहीं करता। यहाँ पे बात क्लियर हुई, बैटरी जवाब, ठीक है। यहाँ पे बनते हैं कंपोनेंट्स। कोई भी चीज आपस में बाय डिफॉल्ट एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं। आपके पास अगर हेडर हेडर अलग चल रहा है, यानी कि नैप बार, अभी तो क्या करते हैं, इंडेक्स का पेज बनाया, नैप बार फुटर को दोनों उसी पेज पर कनेक्टेड है।
मैं नैप बार को अगर रिलोड करना चाहता हूँ, नैप बार में चेंजेस करी मैंने, तो मुझे पेज को रिलोड करना पड़ेगा। यहाँ पर क्या होता है, कॉम्पोनेंट बनते हैं। नैप बार अलग चल रहा होगा, फुटर अलग चल रहा होगा, लैंडिंग पेज अलग चल रहा होगा, मतलब कोई चीज आपस में कनेक्टेड नहीं। अब फर्स्ट करो, तुम लोग बोलते हो कि मैं पेज को रिलोड करूंगा, तीनों चीजें आपस में बिल्कुल अलग अलग चलेंगी। तो तुमको कॉमन सेंस बनती है इस बात की कि मैं अब कंट्रोल कर सकता हूँ कौन सी चीज लोड हो। मेरे पास हेडर फुटर आपस में कनेक्टेड नहीं है। अगर मैं हेडर में कुछ चेंज करा और मुझे फुटर को रिलोड नहीं करवा, तो मैं फुटर को रिलोड नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि फुटर मेरे पास अलग पड़ा। इसको कहते हैं कॉम्पोनेंट। कॉम्पोनेंट की लॉजिक समझ में आ रही है, कॉम्पोनेंट क्या है। आपके पास हर चीज, चाहे वो नैप बार हो, चाहे वो लैंडिंग पेज हो, चाहे वो अबाउट का सेक्शन हो, गैलरी का सेक्शन हो या फुटर, हर चीज अलग अलग पड़ेगी होगी, ठीक है। इसके ऊपर और ज्यादा अगर इन डिटेल में बात करें कि व्यू जेएस का बेसिकली मकसद क्या है, यहाँ पे ना एक छोटी सी मतलब तस्वीर लगाने की कोशिश करी थी मैंने, आज वो शायद नजर आ रही थी वालों को। जहाँ पे ना इस एप्लीकेशन को सेट करो, ये एप्लीकेशन आप लोगों को वैसे नजर आ रहा है कि ये पूरी एप्लीकेशन बिल्ड हुई, लेकिन अगर आप व्यू जेएस के ऊपर बात करें, आपको दिखने में तो एक पेज नजर आ रहा है, इसके अंदर एक पेज के अंदर तकरीबन 15 से 20 कंपोनेंट इन्वॉल्व। कैसे? पेज एक ही है मेरे पास, अलग अलग पेजेस नहीं। ये चीज मेरे पास अलग चल रही होगी, इसका ताल्लुक नीचे वाली चीज से नहीं, ऊपर वाली चीज की सीएसएस, जावास्क्रिप्ट, एचटीएमएल सब कुछ अलग होगा। इसी तरह मेरे पास ये जो सेक्शन बना हुआ है, ये अलग चल रहा है, इसके अंदर जो भी चेंज करूंगा ऊपर अफेक्ट नहीं होगा। हम लोग इंडेक्स और एचटीएमएल में क्या करते हैं, डायरेक्ट की एक ही फाइल है, उसके अंदर चेंज करते हैं, पूरी वेबसाइट पे चेंज करते हैं। यहाँ पर कंपोनेंट पर, अब हर कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट से अलग है, यानी कि वो दूसरे वाले कंपोनेंट पर रेकग्नाइज नहीं करता, उसका उससे कोई लिंक ही नहीं। तो हर कंपोनेंट की सीएसएस की फाइल सेम बननी चाहिए, अलग अलग बननी चाहिए, अलग अलग बननी चाहिए, ऐसा ही। अगर हमारे पास नैपबार है, नैपबार की एचटीएमएल भी अलग होगी, नैपबार की सीएसएस भी अलग होगी, नैपबार की जावास्क्रिप्ट भी अलग होगी। यही सेम एग्जैक्ट पैटर्न फॉलो करता है एंगुलर जेएस, व्यूजेएस या रिएक्ट। इस पैटर्न को समझ जाते हो अगर, तो तुम जावास्क्रिप्ट के किसी भी फ्रेमवर्क का मास्टर कर सकते हो बहुत इजी और बहुत शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में। क्योंकि हमारे पास अभी मैंने पीछे फोल्डर दिखाए थे ना, सोर्स कंपोनेंट और एसेट्स का, तुम जब एंगुलर की फोल्डर को तुम लोग बोलोगे यार इसके अंदर एग्जैक्ट वही फोल्डर उसी नाम से एसआरसी कंपोनेंट और एसेट। तो एसआरसी कंपोनेंट और एसेट का मतलब क्या है, मतलब वही सेम चीज है हमारे लिए। अब कंपोनेंट समझ में आया, कंपोनेंट क्या होता है, हर चीज जो आप बनाते हो होती एक ही पेज पर है, लेकिन हर चीज अलग अलग होती है। नैप बार अलग होगा, फुटर अलग होगा, लेकिन जब ये लेआउट लोड होगा तो ये सब चीजों को ग्रुप करके दिखा रहा हूँ इस तरीके से, ठीक है। और जब वेबसाइट वापस आप बंद करोगे वेबसाइट, तो सारी चीजें आपके पास क्या हो जाएंगी, अलग अलग हो जाएंगी, ठीक है। तो अब अगर इसमें हम बात करें इन डेप्थ, तो ये वो तरीके कार है, इसके अंदर एक छोटी सी मैंने डायग्राम बनाने की कोशिश करी समझाने के लिए कि कंपोनेंट बेसिकली है। अब फर्स्ट करो, कोई बंदा आपको बोलता है कि यार मुझे सिंगल पेज एप्लीकेशन बिल्ड करनी है, एचपीए। उस एचपीए के अंदर चाहे आपका एंगुलर का फ्रेमवर्क हो, चाहे रिएक्ट का हो या चाहे व्यू का, उसके अंदर एक फाइल होती है जिसको हम लोग कहते हैं मेन फाइल, जिसका नाम होता है हमेशा ऐप। इस फाइल का नाम भी सेम है हर फ्रेमवर्क में, ऐप, ऐप डॉट व्यू, ऐप डॉट कंपोनेंट, ऐप डॉट व्यू, कौन कौन से हमारे पास यहाँ पे सिर्फ ऐप के नाम से चीजें होती है, ठीक है। तो अब अगर सिंगल पेज एप्लीकेशन का अगर आप लोग स्ट्रक्चर देखोगे, सिंगल पेज एप्लीकेशन इस तरह लोड होती है। डायग्राम से दिखती है, बात आप लोगों को समझ में आ जाए कि सिंगल पेज एप्लीकेशन का बेसिक पर्पस क्या है। हमारे पास एक पेज होता है जिसका नाम क्या होता है हमारे पास, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल। वो इंडेक्स डॉट एचटीएमएल सिर्फ एक फाइल को पहचानता है और उस फाइल का नाम होता है ऐप। अब चूंकि हमारा सेमिनार व्यू का है, तो मैंने इसके आगे लिख दिया था ऐप डॉट व्यू। अगर आप लोग एंगुलर पे काम कर रहे हो तो आप यहाँ लिख दो ऐप डॉट जेएस, एंगुलर जेएस के लिए, ठीक है, ऐप डॉट एनसी कुछ भी लिख सकते हो। सिंगल पेज सिर्फ एक फाइल से बचा ऐप की फाइल, इसके अंदर जो चीज रखी जाती है वो वन टाइम लोड का काम करती है। अब वन टाइम लोड क्या है, वन टाइम लोड का मुराद हम लोगों ने पहले से डिस्कस करा, हम लोगों ने क्या था कि वेबसाइट लोड होती है, लोड होते हुए जितना इंटरनेट उसको चाहिए होता है उतना इंटरनेट देती है। एक पाकिस्तानी वेबसाइट है ईद मुबारक के नाम, ईद मुबारक जैसे इन दिनों तो मेरे ख्याल से उनका सर्वर डाउन हुआ है, मुझे याद नहीं है, लेकिन जब ईद मुबारक आई थी ना तो वो बहुत जबरदस्त वेबसाइट थी, उसका फीडबैक बहुत अच्छा। फीडबैक से मुराद यह था कि अब आपके पास कभी भी ऑर्डर करते थे, ऑर्डर प्लेस करते थे, कुछ भी करते थे, वेबसाइट लोड नहीं होती। मतलब वो बिल्कुल एक ऐसी वेबसाइट बनाई गई थी जो एप्लीकेशन को टक्कर दी। हम लोग मोबाइल ऐप यूज करते हैं, यूट्यूब वगैरह, आपने देखा होगा एप्स के अंदर जो है ना हमारे पास लोडिंग टाइम नहीं होता, ऐप जल्दी जल्दी काम करते हैं। तो उसने उस वेबसाइट की, उस ऐप की टक्कर भी वेबसाइट लेकर आ गया जो चीजें लोड नहीं करती, मैक्सिमम चीजों से वन टाइम लोड करेगी।
यानी वेबसाइट आपने ओपन करी, अब वेबसाइट लोड ले रही, वो एक दफा लोड लेगी तब खुल जाएगी, उसके बाद आप कितनी से प्रैक्टिस करो वो लोड नहीं लेगी, वो इंटरनेट एक्सेस नहीं करती। ये काम होता है उसके लिए। फिर एक पेज होता है, वो एक पेज में एक फाइल को संभालता है, वो फाइल होती है उसमें ऐप.png फाइल। वो ऐप.png फाइल जो होती है वो आपके नेटवर्क से भी कनेक्टेड होगी, वो आपके फुटर से भी कनेक्टेड होती है, और वो आपके किसी भी कंटेंट से कनेक्टेड होगी। ये सिंगल पेज एप्लीकेशन का कंटेंट है। हमारे सिंगल पेज एप्लीकेशन में मतलब होता है नेटवर्क, लैंडिंग पेज, फुटर, अबाउट द सेक्शन, कॉन्टैक्ट द सेक्शन, नीचे खत्म वेबसाइट। सारी चीजें एक ही पेज पर, सारी चीजें एक पेज पर होती तो है, वो नाम की तो सिंगल पेज होती है, लेकिन असल काम तो सिंगल पेज वाला नहीं होता। अब इतनी बात हम लोगों ने कर ली है, आई वो भी डायग्राम दिया, वो भी डायग्राम आगे चले, ठीक है। अच्छा, व्यू पे जाने से पहले या जावास्क्रिप्ट के जेएस के किसी भी फ्रेमवर्क पे जाने से पहले आप लोगों को उसका सीएलआई डाउनलोड करना पड़ेगा। अब ये सीएलआई क्या है? अगर आप में से अक्सर लोगों ने पीएचपी लाइब्रेरी पढ़ी है, या आप में से अक्सर लोगों ने बूटस्ट्रैप भी पढ़ी है, उनको ये बात पता होगी कि हम लोग बूटस्ट्रैप को भी डाउनलोड कर सकते हैं यूजिंग नोट सर्वर। यहाँ पे ना अक्सर बच्चों का मनसा होता है, छोटा सा एक बात करते हैं, नोट सर्वर बेसिकली है, नोट जेएस की भी बड़ी रिक्वायरमेंट आ रही होती है, और स्पेशली इन फ्रेमवर्क से तो आ रही है। नोट जेएस में बेसिकली आपके पास एक सर्वर है जिससे आप चीजें लेकर भी आ सकते हो और चीजें रख भी सकते हो। मतलब आपकी वेबसाइट है, आपने वेबसाइट को होस्ट करना है, तो नोट जेएस सर्वर आप नोट जेएस के ऊपर होस्ट कर सकते हो। आपको कोई कमांड चलानी है अपने व्यू के अंदर, या अपनी एंगुलर के ऐप के अंदर, या अपनी लारावेल के ऐप के अंदर, आप नोट जेएस यूज करो। एक बेसिकली बॉक्स है बड़ा सा, जिसके अंदर बहुत सारे पैकेजेस हैं। जो कंपनी या जो टेक्नोलॉजी कोई चीज डेवलप करती है, वो अपना सारा डेटा उठा के नोट कर रही है। अब कोई भी डेवलपर, जैसे फर्ज करो हम लोग बिगिनर, मुझे व्यू जेएस के ऊपर कोई पुराना काम करना है, मुझे कोई कंपोनेंट चाहिए। अब मुझे नहीं पता कंपोनेंट कैसे जनरेट होता है, या मुझे नहीं पता व्यू जेएस के ऊपर ये वाला काम कैसे होता है। उस टेक्नोलॉजी ने पहले से नोट जेएस के ऊपर वो कमांड रखी है। आपको सिर्फ क्या करना होता है, नोट डाउनलोड करना होता है, और जैसे ही नोट आपके पीसी में डाउनलोड होता है, आप अपने पास किसी भी टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं। लारावेल पे हम लोग अक्सर कमांड आते हैं, पीएचपी आर्टिसन सर्व वगैरह टाइप की कमांड चलेंगे। तो आपके पास जो पीएचपी आर्टिसन है वो नोट से लोड होगा, उसके अंदर जितने कंपोनेंट होते हैं वो नोट से आ रहे हैं। लारावेल के कंपोनेंट हो गए, एंगुलर के कंपोनेंट हो गए, व्यू के कंपोनेंट हो गए, ये सारे कंपोनेंट नोट से आ रहे हैं। ठीक है, तो नोट बेसिकली क्या आपके पास सर्वर, जो आपके पास किसी भी टेक्नोलॉजी को सपोर्ट है। ठीक है, सबसे पहली चीज व्यू के ऊपर या रिएक्ट या एंगुलर सीएलआई होना चाहिए। सीएलआई क्या करता है, आपके पास व्यू के ऊपर आपने कोई भी चीज बनानी है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, प्रो लेवल डेवलपर, वो लोग ना राइट क्लिक करके न्यू फोल्डर बनाते हैं, वहीं से ही व्यू का पूरा अलग से फोल्डर बनाना शुरू करते हैं लोग, मतलब वो स्क्रैच से फोल्डर भी खुद बनाते हैं। अब भाई फर्स्ट करो, मेरी एक्सपर्टीज इतनी नहीं, मैं चाह रहा हूँ कि मुझे एक बना बनाया फोल्डर मिल जाए। अब कुछ लोग क्या करते हैं, लारावेल को फोल्डर ही स्क्रैच से बना, खुद से बना बनाया नहीं होगा। तो अब वो लोग क्या करते हैं, सीएलआई को यूज करते हैं। हम लोग क्या करेंगे, अपने पास एक सीएलआई को यूज करेंगे, लेकिन फोल्डर स्ट्रक्चर को बनाने के लिए फोल्डर के अंदर अगर मुझे कोई चीज चाहिए, जैसे व्यू के अंदर अगर मुझे फर्स्ट करो सर्चिंग वाला काम करना, ठीक है। अब सर्च वाला काम करने के लिए मुझे पता है कि ऑलरेडी इसकी लाइब्रेरी मौजूद है, और वो नोट पे पड़ी हुई है। मैं सिर्फ क्या करूंगा, एक कमांड के थ्रू तो अपने पास अपने फोल्डर के अंदर क्या कर देता, इम्पोर्ट कर देता। अब ये जो इम्पोर्ट का वर्ड है इसको याद रखिए, इम्पोर्ट का वर्ड जावास्क्रिप्ट के हर फ्रेमवर्क के अंदर यूज होता है। आप नेक्स्ट की बात कर लो, आप रिएक्ट की बात कर लो, रिएक्ट नेटिव की बात कर लो, आप एंगुलर जेएस की बात कर लो, हर जगह एक कीवर्ड यूज हो रहा है इम्पोर्ट। ये इम्पोर्ट यहाँ से निकल कर आता है सीएलआई। आपने अपने पास नोट डाउनलोड करा, उस एप्लीकेशन का सीएलआई डाउनलोड कर, सीएलआई क्या करता है, नोट से लिंक करता है आपके एप्लीकेशन। अब मुझे कोई चीज चाहिए, मैं सिर्फ अपने सीएलआई को बताऊंगा कि मुझे एक चीज ला के दो, और वो जाएगा नोट से, वहां से आपको चीज ला के आपके एप्लीकेशन में रखें। तो जब भी कभी आप जेएस की फ्रेमवर्क यूज करो, आपके पास उस चीज का सीएलआई होना चाहिए। जैसे हम लोग एंगुलर में काम करें, तो एंगुलर का सीएलआई होगा, सबसे पहले वो इंस्टॉल होगा। हम व्यू पे काम कर रहे हैं, तो व्यू का पहले क्या होगा, हमारे पास सीएलआई होगा। ये वो काम है जो मुझे प्रोजेक्ट बनाने से पहले कर, ताकि मैं जब अपना प्रोजेक्ट बनाऊं तो ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली लेकर आ, मुझे खुद से डालनी ना पड़े। ठीक है, सीएलआई हमारे पास क्रिएट होगा। इन तीनों स्टेप्स का मतलब यही है कि सीएलआई आपके पास क्या करता है, वो हम लोग डेट बात कर चुके हैं। तो बस पहली चीज क्या है, नोड जेएस इंस्टॉल होना बहुत जरूरी है, और व्यू की फ्रेमवर्क का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये आगे इसका तो सीएलआई का होना बहुत जरूरी है। व्यू सीएलआई इंस्टॉल्ड है, नोड इंस्टॉल्ड है, आप लोग व्यू के ऊपर काम करते हैं। इसी तरीके से आप लोगों को कहा जाता है कि मुझे सिंगल पेज एप्लीकेशन बना के दो एंगुलर, कोई बड़ी बात नहीं। नोड इंस्टॉल्ड है, एंगुलर का सीएलआई इंस्टॉल करो और एंगुलर का काम करने शुरू करो, इतना सा। ठीक है, तो सीएलआई क्या करता है,
नोड से कनेक्ट कर रहा था आपकी सारी एप्लीकेशन। तो जरा आगे बढ़ते हैं। चलो खैर खत्म हो गया। अच्छा अब आते हैं जरा अपने पास इस एप्लीकेशन के ऊपर। और मैं ना आप लोगों को दिखाता हूँ, जो मैंने आपसे कहा था कि आप लोगों का जो क्लासरूम है या आपको जो यूट्यूब है वो सिंगल पेज एप्लीकेशन है। अब वो कैसे है ये देखो, classroom.google.com। ये क्लासरूम रोजाना देखते हो आप लोग, ठीक है। आज आप लोगों को समझ में आएगा कि सिंगल पेज एप्लीकेशन कैसे है। अगर आप इसको ओपन करो यहाँ पे, ठीक है, इसका ना इस साइड बार पर नोट करना, इस कंटेंट को लोड करना, इस ऊपर वाले कंटेंट को लोड करना और फिर इस बीच वाले कंटेंट को लोड करना। तीन चीजों पर तीन जगह नजर रखना, ठीक है। मैं अपने पास किसी भी बैच को अगर ओपन करता हूँ, यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आने के बाद इस चीज को नोट करना। अभी फिलहाल मेरे पास स्क्रीन छोटी है तो वो साइड बार ऑटोमेटिकली बंद है। इस चीज को नोट करना जो मेरे पास ऐप बार आ, ठीक है। यहाँ पर आते हैं, क्लास वर्क पे चलते हैं। एक चीज नोट करो, ऊपर देखो नैप बार लोड नहीं हो रहा, नैप बार वहीं का वहीं है हमारे पास, नैप बार लोड नहीं हो रहा। और अगर आपको और ज्यादा इसको अच्छे तरीके से चेक करना है तो आप एक चीज नोट करना है। मैंने स्क्रीन पे क्लिक करा तो इसके टाइटल में यहाँ पे चेक करें, ठीक है। यहाँ पर आते हैं और स्क्रीन पे क्लिक करते हैं, जरा चेक करो हमारे पास ऊपर लोड हुआ। ये सिंगल पेज एप्लीकेशन हम लोग क्लासरूम यूज करते हैं, हमें पता नहीं क्लासरूम सिंगल पेज एप्लीकेशन चल रहा है। यूट्यूब के अगर ऊपर जाओ आप, डेस्कटॉप पे जाना, घर जाके चेक कर लेना, मोबाइल में चेक कर लेना, वहाँ यूट्यूब पे भी ना इस किस्म की साइड बार आ रही होती है। यहाँ पर आते हैं, ये देख रहे हो यहाँ पे साइड बार आ रही है यूट्यूब पे, यहाँ पे सारे ऑप्शन होते हैं साइड बार के ऊपर। ऊपर सर्च का ऑप्शन होता है कि कोई वीडियो अगर आपने सर्च करनी है तो आप सर्च कर दो। जब आप सर्च करते हो, सर्च करने के बाद एक चीज नोट करना, साइड बार वहीं की नहीं रहती, वो सिर्फ बीच का ये वाला जो सेक्शन होता है इसको अपने पास सर्च करता हूँ, इसको इंटरनेट दे रहा हूँ। अब जाहिर सी बात है अगर मेरी वेबसाइट है और मेरी वेबसाइट पे उस सेक्शन को लोड करने का काम ही कोई नहीं तो मैं इसको लोड करवाऊंगा। अब यहाँ पे कंपोनेंट डिस्कस करते हैं, कंपोनेंट क्या है। ये जो आपको नजर आ रहा है पूरा साइड का, ये अलग चलेगा, इसका अलग कंपोनेंट, इसकी एचटीएमएल भी अलग होगी, इसकी सीएसएस भी अलग होगी और इसकी जावास्क्रिप्ट भी अलग होगी, ठीक है। जावास्क्रिप्ट मैं इसलिए बोलूंगा ताकि सेमेस्टर वन के बहुत सारे बच्चे यहाँ पर हैं, उनको पता हो जावास्क्रिप्ट का मतलब क्या है। टाइप स्क्रिप्ट या बाबेल की तरफ मैं इस तरफ नहीं जाऊँ। अगर मैं बात करूं अपने पास इसकी, ये जो ऊपर आपको नजर आ रहा है ये अलग चीज, इसकी सीएसएस अलग, इसको अलग तरीके से रखा गया है, इसकी टाइप स्क्रिप्ट, इसकी लॉजिक सब कुछ अलग है। और ये सेक्शन जो बीच में लोड हो ये अलग रखा गया है, ठीक है। इसको कंपोनेंट्स कहते हैं, कहीं व्यू जेएस, एंगुलर जेएस या रिएक्ट। कंपोनेंट समझ में आ गया, क्लियर हो गया। हम आगे चलते हैं, ठीक है। अच्छा व्यू जेएस इंस्टॉल करने से पहले ना व्यू जेएस की अगर प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखनी है तो उसके लिए आपके पास सबसे पहली चीज, आप अपने पास कमांड प्रॉम्प्ट खोलो और यहाँ पे टाइप कर लो नोड हाइफन वी, एंटर किया। अब मेरे पास यहाँ पे नोड का वर्जन इस पर चल रहा है 18.14.2। नोड का वैसे जो एलटीएस वर्जन इस पर चल रहा है ना करंट, वो है 20.7, 20 के ऊपर लेटेस्ट चल रहा है। अब जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क के अंदर एक और अच्छी बात, अगर आपका नोड अच्छा हुआ यानी कि लेटेस्ट इंस्टॉल हो तो जेएस का फ्रेमवर्क ऑटोमेटिकली लेटेस्ट होगा। अगर मेरे पास नोड का वर्जन पुराना है, आप में से अक्सर लोगों के घर में जब पीसी से आप लोग ओपन करोगे उसके अंदर ये चीज नोट करना, नोड का वर्जन अगर 16 या 17 है तो व्यू भी फिर वही वाली चलेगी 16 या 17 वाली, नई वाली लेटेस्ट वाली व्यू नहीं चल सकती, ठीक है। व्यू के टोटल 3 वर्जन है। व्यू के अंदर और एंगुलर के अंदर अगर कंपैरिजन का बोलोगे तो आई वुड गो फॉर एंगुलर, क्योंकि एंगुलर के ऊपर अपडेट बहुत अच्छी आती है। आजकल जितनी वेबसाइट है सारी की सारी ज्यादा एंगुलर पे, लेकिन व्यू जो है ना वो भी हमारे पास एंगुलर से कम नहीं है। व्यू के ऊपर 3 वर्जन आते हैं, व्यू वन, व्यू टू और व्यू थ्री। व्यू के बारे में हम लोग इतना ज्यादा नहीं सुन रहे होते, लेकिन एटलीस्ट एट दी एंड काम वो भी वही कर रहा है जो हमारे पास एंगुलर है, ठीक है। अगर व्यू की हम बात करें तो आपके पास सबसे पहले नोड इंस्टॉल्ड है। नोड इंस्टॉल करने के बाद मैंने आपको बताया था कि जेएस के जितने भी फ्रेमवर्क्स होते हैं उनकी सीएलआई होती है। तो आपने बस यहाँ पे आके टाइप करना है व्यू सीएलआई। व्यू सीएलआई के ऊपर पहला आपके पास लिंक आ रहा है इंस्टॉलेशन का। इस इंस्टॉलेशन के लिंक के ऊपर अगर मैं जाऊँ, ये मुझे कमांड देगा डाउनलोड करने की। इसी तरह अगर आपके पास एंगुलर है, एंगुलर पे जाते हो, एंगुलर आपको कमांड देगा डाउनलोड करने। अब ये सीएलआई जैसे ही आपके पीसी में आया ये नोड से कनेक्ट हो जाएगा। नोड क्या करेगा, ये हम लोग इसको बोलेंगे या रिक्वेस्ट करेंगे कि मुझे कोई चीज चाहिए, और जैसे ही मैं इसको बोलूंगा कि जाएगा नोड को हिट करेगा और वहां से चीजों को हमारे पास इंपोर्ट कर देगा हमारे प्रोजेक्ट के अंदर। तो ये इंस्टॉलेशन, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं नीचे आऊँ, ये देखो अगर आप मैक वगैरह यूज कर रहे हो कोई और चीज तो वो, वरना आप विंडोज के लिए सिंपल नोट पैकेज मैनेजर वगैरह से इंस्टॉल करके इसको अपने पास अपने पीसी के अंदर इंस्टॉल करें। ये जो हाइफन जी है इससे मत भूलना, हाइफन जी का मतलब होता है ग्लोबल इंस्टॉलर। अगर आपने अपने पीसी में से हाइफन जी हटा दी
या फिर ऐसी कमांड इंस्टॉल कर ली जो कि हाइफन जी नहीं लगा, तो इसका मतलब है वो पैकेज से उस फोल्डर में इंस्टॉल है। उस फोल्डर से बाहर जाओगे बोलेगा मैं तो जानते नहीं व्यू है क्या, ठीक है, तो आप लोग बोलोगे यार एक फोल्डर में तो काम कर रहा है दूसरे में तो काम नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये एक मरतबा करना होता है, सिर्फ एक काम। व्यू के ऊपर फिर जितने मर्जी प्रोजेक्ट आप लोग बनाना चाहो बना सकते हो, तो npm इंस्टॉल हाइफन जी और व्यू के लिए आप लोगों ने पहले इंस्टॉल कर लिया। दो रिक्वायरमेंट है, नोड जेएस और व्यू से सॉल्व है। उसके बाद अब आगे चलते हैं। एक चीज है, मैंने आप लोगों के लिए ना एक टेम्पलेट निकाल के रखा हुआ है ऑलरेडी यहाँ पे। इस टेम्पलेट को शायद आप में से अक्सर लोगों ने देखा होगा, सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट अक्सर वो कंट्रोल भी मास्टर होते हैं, ठीक है। तो अगर इस पेज को आप नोट करो अपने पास, ये वाला शायद आप लोगों ने देखा हो फोटो बेचने वाली वेबसाइट, ठीक है। इस वेबसाइट को उठाने का मकसद क्या है, इसी वेबसाइट को उठाने का मकसद क्या है, जो मेरे स्टूडेंट है वो हंस रहे हैं भाई, अभी फिलहाल हंसो नहीं, बैठ के तुम लोग मेरा मोराल तोड़ रहे हो बाहर। इसी वेबसाइट को उठाने का मकसद ये है कि ये मल्टी फीचर है। आप लोगों ने क्लासरूम देखा, क्लासरूम के ऊपर किस तरह सिंगल पेज पे सब कुछ आता है। अब मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं पूरी वेबसाइट खुद से डेवलप करूँ, तो मैंने क्या करा, मैंने एक मल्टी पेजर टेम्पलेट बनाया। अब ये मल्टी पेजर कैसे है बताओ, इसको नोट करना, ऊपर जो पढ़ने लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे शॉप पे चलते हैं, अबाउट पे चलते हैं, एक चीज नोट कर रहे हो, वेबसाइट लोड होके हमारे पास मैपा भी दोबारा लोड हो रहा है, फुटर भी दोबारा लोड हो रहा है, हर चीज वापस आ रही है, ठीक। अगर मैं वापस होम पे जाऊँ ना, इधर चेक करिएगा, इधर इस तरफ, ठीक है। यहाँ पे चलते हैं, ऐसा लोड हुआ वेबसाइट, क्लासरूम पे नहीं हुआ। रीजन क्या था, वो हमारे पास जेएस के फ्रेमवर्क पे बना हुआ है, ये हमारे पास बूटस्ट्रैप, बेसिक सी बूटस्ट्रैप एप्लीकेशन है। कोई भी टेम्पलेट आपके पास हो, उसको सिंगल पेज एप्लीकेशन कैसे बनाए या उसको वन टाइम लोड के ऊपर कैसे लेके जाए। देखिए सबसे पहले तो बात करते हैं व्यू। अब इस टेम्पलेट के बाद अगर मुझे अपने पास व्यू पे काम करना है तो मैं कैसे करूँगा। व्यू का प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपने अपने पास सीएमडी ओपन करा, और सीएमडी ओपन करने के बाद अगर आपको डेस्कटॉप पे बनाना है तो आपने अपनी डायरेक्टरी चेंज कर दी और आप आ गए डेस्कटॉप पे। यहाँ पर अगर आपको क्रिएट करना है तो आप कैसे क्रिएट करोगे, व्यू क्रिएट, और व्यू क्रिएट के बाद आप कोई भी नाम दे दो। लारावेल में क्या कंपोजर क्रिएट प्रोजेक्ट लारावेल लारावेल पता नहीं क्या कितनी लंबी चौड़ी की एड्रेस बताना पड़ता है। यहाँ पे बहुत सिंपल है, अगर आपने एंगुलर का प्रोजेक्ट क्रिएट करना आप देखो एमजी न्यू, और अगर आपने व्यू का क्रिएट करना तो आप देखो क्रिएट। रिएक्ट जेएस के ऊपर अगर किसी बंदे ने काम किया है, अगर आपने किसी बंदा ऐसा बैठा है तो उसको पता होगा रिएक्ट का प्रोजेक्ट कैसे बनता है, रिएक्ट क्रिएट और आगे रिएक्ट है, बस ये आप लोगों ने लिखा, ये व्यू से लाइन इंस्टॉल करने के बाद है। अच्छा, क्रिएट करने के बाद मैंने यहाँ पे फर्स्ट करो लिख दिया फर्नी अंडरस्कोर अच्छा अंडरस्कोर वाला, देखिए ये मेरे फोल्डर का नाम। हम लोग अपने पास फर्नी को बनाएंगे, दोबारा से डेवलप डेवलप करेंगे, लेकिन सिंगल पेज के ऊपर डेवलप करेंगे, तो इसलिए मैंने इसका नाम अच्छा लगा, ठीक है। अब देखो व्यू के सिर्फ तीन वर्जन है, व्यू 3, व्यू 2, व्यू 1। तो आपके पास लेटेस्ट वर्जन है, मैं उसके ऊपर व्यू के ऊपर डेवलपमेंट चला रहा हूँ ताकि हम लोग अपने पास व्यू 3 के ऊपर काम करें। अब जब तक ये इंस्टॉल हुआ है, अगर आपने किसी बंदे का कोई सवाल है रिगार्डिंग कंपोनेंट या रिगार्डिंग इसकी इंस्टॉलेशन, तो आप लोग पूछ सकते हो। सिर्फ नोड का इंस्टॉल होना कंपलसरी और व्यू है, व्यू क्रिएट करना, व्यू क्रिएट और आगे प्रोजेक्ट करना, जिस नाम से आप लोग बनाना है। सही तरीका है जी, हमारे पास ठीक है, हमारे पास व्यू का एक प्रोजेक्ट क्रिएट हुआ। इस व्यू के प्रोजेक्ट में सबसे पहले तो इस व्यू के प्रोजेक्ट को जैसे सेमेस्टर 1 के अंदर हम लोग करते हैं, ओपन विद कोड करते हैं। सबसे पहले तो इसको यहाँ पर आते हैं डेस्कटॉप, और डेस्कटॉप पे जाने के बाद मैंने यहाँ पे बनाया था, कहाँ गया, ये रहा, ठीक है। ये मेरा प्रोजेक्ट है। अब देखो स्लाइड में हम लोगों ने पढ़ा था हर चीज के अंदर तीन फोल्डर कंपलसरी, मैं एंड के अंदर एंगुलर जैसा फोल्डर दिखाने लगा हूँ तो ताकि आप लोग क्लियर हो। इसमें देखो सबसे पहला फोल्डर के सामने आ रहा है एसआरसी, ठीक है। इस एसआरसी के फोल्डर को ओपन करो। एसआरसी के अंदर अगर आप जाते हो तो आपको एक फोल्डर दिख रहा है आपके पास, एसेट्स के नाम का, कंपोनेंट्स के नाम का। असल में पूरी साइकिल इस फोल्डर की है कि आपने बस एसआरसी के अंदर जाके अपनी सीएसएस, अपनी इमेजेस, अपनी जेएस जो आप चाहते हो कि पूरे प्रोजेक्ट पे यूज, वो आप जाके वहां रख दोगे अपने एसेट्स के फोल्डर। और जो आपके कंपोनेंट्स,
अब जब व्यू के ऊपर हम लोग जाते हैं तो व्यू वेलकम करने के लिए हमें उसके अंदर अलग से एक कंपोनेंट बना हुआ होता है हेलो वर्ल्ड, ठीक है, ये एक ही नाम से मिलेगा, ठीक है। ये कंपोनेंट है जो व्यू बना के देगा। ये कंपोनेंट दुनिया का सबसे फारिग कंपोनेंट है, इसके अंदर कुछ नहीं, ठीक है। अच्छा, वापस आते हैं एसआरसी पे, और अगर हम अपने प्रोजेक्ट पे चलें तो यहाँ पे देखो पब्लिक का अवामी फोल्डर भी। अगर आप इस अवामी फोल्डर के अंदर आते हो तो आपको पूरे प्रोजेक्ट में सिर्फ एक पेज मिलेगा, इसका नाम क्या है, index.html। ये वो पेज है जिसके अंदर छेड़छाड़ नहीं करते। ये वो पेज है जो आपके ऐप से लिंक हुआ हुआ। अब ये ऐप कैसे, मुझे कैसे पता चला मेरी वेबसाइट का नाम या मेरी मेन पेज का नाम ऐप। अगर मैं वापस इस फोल्डर के स्ट्रक्चर की तरफ आऊं तो यहाँ पर आने के बाद देखो एसआरसी, यहाँ पे चीज नोट कर रहे हो ऐप, यही सेम फाइल आपके पास एंगुलर में होगी app.component.html। ये वाली फाइल है जो आपके पास सारा का सारा रिकॉर्ड मैनेज कर सकती है। ये फाइल अपलोड होती है आपके इंडेक्स पे, और इंडेक्स में सब चीजों को जोड़ देते हैं, और फिर उसके बाद आपको आउटपुट शो करता होगा। सो 12 अगर हम इस प्रोजेक्ट को ओपन करेंगे, ये मेरे पास फर्नी वाला प्रोजेक्ट है। एम हमारा ये है कि हम जो फर्नी का प्रोजेक्ट यहाँ पे पड़ा हुआ वो मल्टी पेजेस, हम उसको सिंगल पेज के अंदर कन्वर्ट करेंगे इसके, ठीक है। तो हमारे पास अगर हम यहाँ पर आए, यहाँ पर एसआरसी के अंदर आओ, कंपोनेंट्स के अंदर आओ, हेलो वर्ल्ड। अब इस कंपोनेंट को अगर आप नोट करोगे ना, इसके अंदर बहुत सारी एचटीएमएल की कोडिंग हुई है, क्योंकि हमारे पास ये कंपोनेंट। अब कंपोनेंट का मतलब ये सिर्फ प्लेस होल्डर, इसको आप यूज करना चाहते हो कर सकते हो। हम लोगों ने जब सेमिनार स्टार्ट हुआ था उसमें एक बात करी थी कि जब हमारे पास नैपर अलग है, फुटर अलग है, और लैंडिंग पेज अलग है, तो क्या इन तीनों की सीएसएस और लेयर साथ होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए। यहाँ पे जो आपके पास टेम्पलेट है, इसकी सीएसएस, इसकी जेएस और इसकी एचटीएमएल, ये सब इसी फाइल के अंदर लिखी है। एचटीएमएल ये लोग लिखते हैं टेम्पलेट के टैग के अंदर, जो चीज आपके टेम्पलेट के अंदर लिखी हुई है वो एचटीएमएल। इसी तरीके से अगर आप जरा से नीचे आ जाओ तो यहाँ पे आके जरा चेक करो, इसने इसी पेज के ऊपर इसकी स्क्रिप्ट भी लगा जावास्क्रिप्ट। अब ये जो स्क्रिप्ट इस पेज की है वो सिर्फ इसी पेज पे वर्क करती है, बाकी किसी पेज के ऊपर काम नहीं करती, वो सिर्फ इस तरह से आपके बाकी किसी पेज से कनेक्ट नहीं होती। इसी तरह अगर मैं नीचे आ जाऊं तो यहाँ पर इसने एक ही पेज के ऊपर स्टाइलिंग भी करी, रिएक्ट को खोल लो या एंगुलर को खोल लो, एग्जैक्ट सेम पैटर्न, हर पेज की एचटीएमएल, सीएसएस और जेएस आपके पास अलग अलग काम है, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं, अगर मैं अपने पास इस ऐप की फाइल को खोलूं, ये वो फाइल है जिसका हम लोगों ने बताया था ना डायग्राम के अंदर की सारी चीजें आपके इससे कनेक्ट हो गई। हेलो वर्ल्ड मेरे पास सिर्फ एक कंपोनेंट है, तो इसकी जगह मैं अपना वेब भी डाल सकता था, उसकी जगह मैं अपना खुदर भी डाल सकता था, और उसकी जगह मैं अपना लैंडिंग पेज डाल सकता था। ये वो फाइल है जिसके अंदर कोड बहुत कम है। इस फाइल को भी अगर आप नोट करो, साइज अलग दिया हुआ है, स्क्रिप्ट अलग दी गई है, और एचटीएमएल अलग दी, यानी कि ये वो फाइल है जो आपके इंडेक्स से कनेक्ट हुई है। तो आपके पास इस फाइल के ऊपर जरा बात करते हैं, इसको चलाने का तरीकेकार क्या है। अभी हम लोगों ने फोल्डर स्ट्रक्चर समझा, फोल्डर स्ट्रक्चर के अंदर जो मसला है आप लोगों को ये चीज समझ में ना आई, ठीक है। अब इसको जरा चला के चेक करते हैं। मैंने आपको बताया था व्यू के सीएलआई के लिए नोड चाहिए, तो व्यू को चलाने के लिए भी नोड चाहिए। तो नोड की कमांड हमारे पास इसके ऊपर आती है एक, अगर मैं यहाँ पर आऊँ टर्मिनल, न्यू टर्मिनल, ये हमारे पास प्रोग्रामिंग के जितने भी प्रोजेक्ट होते हैं वो ऐसे चलते हैं, कॉपी बात करके नहीं चलते, ठीक है। npm रन सर्च, ये वो कमांड है जिसके थ्रू आपका नोड चलता है। यहाँ पे एक एरर आया PS1 का, इस एरर को समझिए। कभी भी आपके पास PS1 का एरर आता है, इसका मतलब होता है कि ये पावर शेल के ऊपर, ठीक है। अब पावर शेल का मतलब क्या है, जब आप नोड इंस्टॉल करते हो, जैसे आपके पीसी में कमांड प्रॉम्प्ट होता है, इस तरीके का एक पावर शेल यानी कि एक टर्मिनल आपके पीसी में आ रहा है, जिसके पास कोई एडमिन राइट नहीं, मतलब वो सिर्फ दिखावे का टेम्पलेट होता है, इसके अंदर कुछ नहीं। पावर शेल के ऊपर कोई भी कमांड बंदा चलाता है ना, तो एडमिन रिस्ट्रिक्शन की वजह से ब्लॉक हो जाता है। तो आप क्या करो, कभी भी व्यू की कमांड चलाओ तो सबसे पहले इसको कन्वर्ट कर दो अपने पास सीएमडी के ऊपर। अब आप देख रहे हो यहाँ पावर शेल की जगह क्या लिखा हुआ, सीएमडी और पावर शेल में फर्क सिर्फ इतना सा है कि एक के पास एडमिन राइट है, एक के पास नहीं। सीएमडी आपके कंप्यूटर के अंदर बाय डिफॉल्ट होता है, तो उसके पास एडमिन राइट होगा, उसके बाद बेचारे के पास देखिए क्योंकि नया नया आ रहा है, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे npm रन सर, ठीक है। इस प्रोजेक्ट को अगर हम लोग ओपन करके चेक करें तो इस प्रोजेक्ट के ऊपर मैं दिखाता हूँ कि इसका लेआउट किस तरीके से हुआ है, ठीक है। यहाँ पे इसने हमें पोर्ट ऑटोमेटिकली असाइन कर दी है, तो कंट्रोल सी, ये वाला कॉपी पाते हैं इसका। ये सेमेस्टर 1 के जो स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा कि हमारे पास ऐसे प्रोजेक्ट रन हो रहा है, लेकिन यहाँ पे कॉपी पाथ करके रन हम लोग नहीं करते, हम लोग यहाँ पे कोड जनरेट करते हैं। तो लोकल होस्ट, और उसके बाद हम लोग यहाँ पर आते हैं और इसको डाल देते हैं। ये आपके पास व्यू का वेलकम व्यू है,
अगर आप लारावेल पे जाते हो वहां पे भी आपको वेलकम यूआई मिलता है। अगर आप यहाँ पर आते हो यहाँ पे भी वेलकम यूआई मिलता है। एंगुलर पे जाओगे वहां पे भी मिलेगा, ठीक है। ये वो पेजेस आपके पास हैं। ऊपर नोट कर लो, उसके जो पेज खुला हुआ है ऊपर अबाउट डॉट एचटीएमएल लिखा हुआ है, अबाउट डॉट एचटीएमएल हेलो वर्ल्ड कुछ भी, ऊपर स्लैश लगा हुआ है। और स्लैश के ऊपर हमारे पास कौन सा पेज खुलता है? इंडेक्स का पेज खुलता है, सबको पता है बात, ठीक है। ये इंडेक्स का पेज खुला हुआ है पूरा का पूरा। इंडेक्स अपना लेआउट कैसे लोड करता है इसकी बात करते हैं। यहाँ पर आओ, अपने टेम्पलेट में पब्लिक के फोल्डर, इसके अंदर ये आपके पास इंडेक्स की फाइल है। अगर आप इसको नोट करो, बॉडी के अंदर एक चीज नोट करो, ये कहाँ से लेआउट लोड कर रहा है आपका सारा का सारा आईडी इसको असाइन करिए। अगर आप चाह रहे हो कि मेरे पास कोई और से नोट हो तो आप कहीं और से भी लोड करा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। वैसे बाय डिफॉल्ट ऐप कनेक्टेड होता है। अब बात करते हैं ऐप की। अब ऐप देखना सीधा आ रहा है कि भाई ऐप के ऊपर सारे कंपोनेंट आते हैं, ऐप सबको असाइन करके चीजें ऐप के ऊपर चलते हैं। यहाँ पर आने के बाद अगर मैं अपने ऐप पे जाऊँ, ऐप का टेम्पलेट स्क्रिप्ट टाइप है, इसके ऊपर मैं छोटा सा एक यूआई बना के दिखाता हूँ ताकि आपको वो क्लियर हो जाए कि इससे सिर्फ टेम्पलेट इंटीग्रेशन यूजिंग इस पे बना भी सकते हैं, लेकिन वो एचटीएमएल चाहिए, ठीक है। अगर आप यहाँ पर आओ, इस टेम्पलेट के अंदर से सारी चीजें मिटा दो, यहाँ से मिटा दी। इसी तरीके से मुझे ये स्टाइल नहीं चाहिए था, यहाँ से भी मिटा। तो अगर आपको कोई चीज नहीं चाहिए, फील फ्री टू रिमूव। मगर एक चीज याद रखिएगा, ये जो स्क्रिप्ट का सेक्शन है, इस स्क्रिप्ट के सेक्शन को नहीं मिटाइए, मतलब पूरा नहीं मिटाइए। इसके अंदर से कुछ चीजें मिटा सकते हैं, जैसे फर्ज करें हेलो वर्ल्ड मेरे किसी काम का नहीं, तो हेलो वर्ल्ड चाहूँ तो मैं डिलीट करवा सकता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आके मेरे पास जो कंपोनेंट है उसको राइट क्लिक करके मैं क्या कर देता हूँ, डिलीट। यहाँ पर आते हैं और डिलीट कर देते हैं। हेलो वर्ल्ड का कंपोनेंट मेरे पास की काम क्या होगा, इसके अंदर जितनी एचटीएमएल जितनी जावास्क्रिप्ट की कुछ मेरे काम की कंपोनेंट्स का फोल्डर बिल्कुल खाली है और मेरे पास ऐप की फाइल। अब यहाँ पे एक चीज नोट करो, से लिखा हुआ है इम्पोर्ट हेलो वर्ल्ड। तो इम्पोर्ट कैसे करेंगे भाई, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, लाइन को मिटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, हमारे पास और लाइन ऑफ कोड कम हो जाए, ठीक है। और यहाँ पे जरा एक चीज नोट करो, नीचे भी लिखा हुआ है आपके पास कंपोनेंट के अंदर हेलो वर्ल्ड, यहाँ पे भी हेलो वर्ल्ड मेरे पास नहीं है, तो हम लोग इसको रिमूव करा सकते हैं। अब मैं बताता हूँ कि हमारे पास इस सब चीजों को करने का मकसद क्या है। आपने एक चीज नोट करी थी, जब हमारे पास कंपोनेंट बना था उस कंपोनेंट का नाम यहाँ दिया गया ताकि उस कंपोनेंट के अंदर जो भी एचटीएमएल है वो कहाँ पे लोड हो जाए, मेरे पास ऐप के ऊपर। यही काम बस आप लोगों ने समझना है और आप लोगों ने अपना टेम्पलेट इंटीग्रेट करना है। आप लोगों के पास अलग 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 कंपोनेंट बने होंगे, उन कंपोनेंट का नाम आपने यहाँ पे आके दिया, जो कंपोनेंट का नाम दोगे उसका लेआउट को क्या कर देगा, यहाँ पे लोड कर देगा। और यहाँ पे सारा का सारा ये जो ऐप है ये जाके से कितने पेज से लिंक हुआ है, एक पेज से लिंक हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं जरा बात करें, अब फर्स्ट करें, मैंने आपको बताया था कंपोनेंट बनते हैं। कंपोनेंट के ऊपर अगर मैं बेसिक स्टाइलिंग करूँ, बेसिक मतलब जैसे हमारे पास टेम्पलेट है, इस टेम्पलेट के ऊपर मैंने कहा फर्स्ट करें पैराग्राफ ले लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। और उस पैराग्राफ के ऊपर मैंने कहा स्टाइल करना, तो देख लो मैंने स्टाइल का टैग मिटा दिया था। तो अब जब मुझे स्टाइल करना है तो अलग से स्टाइल का टैग लिखे, ठीक है। तो आप चाहो तो मिटा भी सकते हो, चाहो तो वापस भी लिख सकते हो। और इसके अंदर मैंने कहा पैराग्राफ, और इसका कलर कर देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद रिलोड करते हैं, क्या बात है। तो ये तो हमारे पास यहाँ पे पैराग्राफ का जो कलर है वो चेंज कर लिया हम लोगों ने सक्सेसफुली, अल्हम्दुलिल्लाह। अब हमें ये तो क्लियर हो गया कि हाँ यार हमारा जो ऐप का कंपोनेंट है काम तो कर रहा है, ऐसा नहीं है बिल्कुल ही फारिग काम, ठीक है। अब इसके ऊपर अपना वो करने वाला कंपोनेंट कैसे लेकर, उसके अंदर अगर आपने नोट करा हो हर चीज ग्रुप हुई है साथ। अब हर चीज को अलग अलग कैसे करते हैं, अगर आपको उस पिक्चर का पता हो जो मैंने यहाँ पे दिखाई थी गाड़ी वाली पिक्चर, उसमें मैंने आपको बताया था कि हर चीज वैसे नजर तो आ रही थी ग्रुप, लेकिन हर चीज को अलग अलग कंपोनेंट में रखा जाए। अब जैसे दो कंपोनेंट की बात करते हैं, अगर मैं यहाँ पर आऊं, मैंने कहा यार मुझे कंपोनेंट के अंदर एक नई फाइल बनानी है, राइट क्लिक करके न्यू फाइल, और मैंने कहा यार मेरे पास ऐप का एक क्या होता है मेरे पास हेडर। अब आप सबको पता है मैं यहाँ इंडेक्स के नाम से फाइल नहीं बना, अबाउट डॉट एचटीएमएल के नाम से फाइल नहीं बना। मैंने कहा यार मुझे अपने पास नैप बार चाहिए, तो मैंने अपने पास एक फाइल बनाई जिसका मैंने नाम रख दिया नैप हेडर या ऐप नैप बार, या कुछ भी रख सकते हो आप, ठीक है। बस आपने उसका नाम वहां दिया, देने के बाद उस फाइल की एक्सटेंशन, क्योंकि हम लोग Vue.js पढ़ रहे हैं, तो उस फाइल की एक्सटेंशन आपके पास है डॉट, ये आपके पास पहला कंपोनेंट क्रिएट होता है जो आप लोगों ने करा इसने करके नहीं किया, ठीक है। मैनुअल करिए आप लोग, एंटर किया, ये आपके पास ऐप है जिसके अंदर कुछ भी मैंने बताया था हर चीज की एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट डाला है, बिल्कुल ब्लैंक फाइल। इसके अंदर अभी फिलहाल हम लोग लेआउट लोड करवाए हैं। अब कैसे करते हैं, Vue.js पे काम करने से पहले वैसे आप लोगों को अब जो चीज बता रहा हूँ उसकी नीड नहीं है, अगर आप लोग
समझदार तो अच्छे तरीके से। लेकिन अगर आप लोगों का हाल मेरी तरह है, आप लोग की पहली बार नहीं समझ में आती, तो आप लोग क्या करो, आप लोग एक्सटेंशन पे जाओ और यहाँ जाके लिख दो Vue.js। ठीक है, यहाँ पर आके लिखो Vue.js। ये आपको मैं क्यों बता रहा हूँ कि आपके पास Vue.js से रिलेटेड जितने भी snippet, जितनी भी चीजें, जितना भी सिंटैक्स है, उसकी करेक्शन हो गई, उसकी हर चीज हो गई, वो आप इसको सिर्फ इंस्टॉल करके अपने पास रखो। कोई ऑर्डर नहीं कि ये वाली खास है इसको कर लो, ये वाली इंस्टॉल नहीं हुई इसको भी कर लो। अपने पास जितनी भी Vue.js की एक्सटेंशन है उसको इंस्टॉल कर लो। उससे होगा ये कि जब आप Vue.js पे काम करने खुद से बैठोगे, अब कभी कभार ऐसा होता है सिंटैक्स भूल गया, मुझे समझ में नहीं आ रहा है सिंटैक्स में क्या, तो ये चीजें ऑटोमेटिक लोड करती है सिंटैक्स। मैं सिर्फ इसको बताऊंगा क्लिक, तो ये ऑटोमेटिकली ऑन क्लिक कैसे बनता है व्यू के अंदर उसको बता देती है। तो जो एक्सटेंशन है हमारे पास वो इसलिए यूज होगी। ठीक है, तो एक्सटेंशन जो मैं सबसे ज्यादा, अगर मैं किसी एक्सटेंशन को अगर नोट करवाना चाहूँ तो वो ये वाली है, व्यू लैंग्वेज फीचर्स। ठीक है, ये आपके पास व्यू के ऊपर आप कोई भी काम करोगे तो आपको उसके पूरे स्निपेट्स ला के दे देगा व्यू लैंग्वेज एक्सटेंशन है। इसको अगर आप लोग लिखना चाहो तो लिख सकते हो। वैसे मैंने एक टेक्स्ट फाइल आप लोगों को तैयार करी है अलग से, तो अगर किसी बंदे का पेन पेपर नहीं है तो बच्चे की बात नहीं, मैं ये सब चीजें लिख के दे दूंगा आपको। ठीक है, अच्छा, अब हम लोगों ने बात करी Vue.js की। व्यू हमारे पास सारा यहाँ पे क्लियर हो गया, हम लोगों ने पढ़ सारी एक्सटेंशन वगैरह सब कुछ कर। ये मेरा कंपोनेंट है, इस कंपोनेंट के ऊपर मुझे स्टाइलिंग करनी है बेसिक। तो मैंने यहाँ पे कहा है मुझे HTML लिखी। अगर आपने पुराने कंपोनेंट को गौर से देखा, HTML लिखने के लिए उसमें कौन सा टैग यूज करा था, तो मैंने कहा यार मुझे इसके ऊपर टेम्पलेट लेना है, तो मैं सिंपल यहाँ पर आके मैंने लिखा टेम्पलेट। और जैसे ही मैं टेम्पलेट नीचे लिखूंगा यहाँ पे देखो तो मुझे ऑटोमेटिकली टेम्पलेट बना के देगा। टेम्पलेट ऊपर वाला सिलेक्ट कर लो, नीचे वाला टेम्पलेट सिलेक्ट करा। इसके अंदर अब आप अपने पास कोई भी स्टाइलिंग वगैरह रखा होगी, HTML वगैरह अपने पास लिखवा सकते हो। तो अब मैं यहाँ पर आके अपने पास अगर इसके HTML लिखना चाहूँ तो फर्स्ट करें मैंने यहाँ पे लिखा वर्क्स, और इसका नाम रख देते हैं हम लोग अपने पास यार डेफिनेशन किसके पास है? ठीक है, हम लोगों ने अपने पास एक हेडर बनाया, उस हेडर के अंदर से एक पैराग्राफ लिख दिया टेम्पलेट के टैग। हर चीज की HTML, इसकी HTML तो अलग होती है, तो आप क्लियर होगी। ठीक है, इसका ताल्लुक ऐप से, HTML अलग होगी। अब अगर इसके ऊपर मुझे स्टाइलिंग लेनी है तो मैं नीचे स्टाइल का टैग खोल सकता हूँ। अब मुझे स्टाइलिंग नहीं करनी, अब मैं चाह रहा हूँ कि यार ये मैंने कंपोनेंट बनाया, अब जो मेन पार्ट है, हमारे टोटल 3 स्टेप्स हैं व्यू के, कोई भी एप्लीकेशन बनानी है। आपने कंपोनेंट क्रिएट करा, उस कंपोनेंट को ऐप तक कैसे पहुंचाओ, उस कंपोनेंट का कोई ना कोई नाम होना चाहिए। आपने उस कंपोनेंट को एक दफा नाम दे दिया, उस नाम को आप ऐप के अंदर लिखो, वो कंपोनेंट आपके पास क्या हो जाएगा, वहां पे कॉल हो जाएगा। अब ये कंपोनेंट मेरे पास यहाँ बना, यही कंपोनेंट अगर मुझे ऐप में चाहिए तो इसका नाम कैसे दिया जाए। जितना भी बैकएंड का काम होता है वो सारा CSS के अंदर होता है या स्क्रिप्ट के अंदर होता है। ठीक है, यहाँ पर आते हैं और यहाँ पे नीचे आके खोल देते हैं हम लोग अपने पास अलग से स्क्रिप्ट का टैग। जैसे आप स्क्रिप्ट का टैग खोलोगे देखो मैंने सिर्फ एंटर किया, ये स्क्रिप्ट का टैग वैसा नहीं है जैसे नॉर्मली आप ये व्यू का, तो मैंने स्क्रिप्ट का टैग ओपन करा, इसलिए मुझे व्यू वाला सिंटैक्स पूरा का पूरा करके चाहिए। अब ये कौन मदद कर रहा है मेरी पीछे, गायरी एक्सटेंशन। ठीक है, उसके अंदर अब मैं इस एप्लीकेशन को या इस कंपोनेंट को एक भी नाम देता हूं। जैसे मैंने कहा यार फर्स्ट करो इसका नाम रखते हैं, तो मैंने इसको यहाँ पे लिखा नेम, और इसका नाम मैंने दे दिया ऐप हेडर। अच्छा, आप एक चीज नोट करना, मैं यहाँ पे ना कंपोनेंट्स के अंदर मैंने जब इसका नाम रखा तो मैंने 2 वर्ड यूज किया, मैंने navbar.vue यूज करा। व्यू के अंदर एक छोटी सी लिमिटेशन है, वो लिमिटेशन ये है चाहे एंगुलर पे काम करो चाहे व्यू पे काम करो, जब आप किसी कंपोनेंट का नाम रखते हो वो नाम 2 वर्ड से मिलकर बना होना चाहिए। यानी कि 2 वर्ड कुछ भी हो, आपने यहाँ पे लिख दिया ऐप हेडर, इसका मतलब 2 वर्ड हो गए। आपने यहाँ पे लिख दिया ऐप होम, यानी कि 2 वर्ड हो गए। ऐप अबाउट 2 वर्ड हो गए। तो हमेशा अपने नाम से पहले मैं क्या करता हूँ, ऐप डालता हूँ, क्योंकि ये व्यू की रिक्वायरमेंट के अंदर है कि जब आप कंपोनेंट जनरेट करो उसका नाम 2 वर्ड से मिला दो और दोनों के बीच में स्पेस नहीं देना। वही नाम मैंने इस कंपोनेंट को दे दिया अपने पास, किस नाम से, ऐप हेडर के नाम। इसका काम यहाँ पे खत्म हो गया। इसी तरीके से मेरे पास सिर्फ हेडर तो नहीं होता वेबसाइट के, क्या क्या होता है, फुटर भी होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है, तो हमारे पास कंपोनेंट में आके राइट क्लिक करा, न्यू फाइल, ऐप फुटर डॉट व्यू। उसके बाद यहाँ से मैंने पूरा का पूरा कोड कॉपी करा, यहाँ लाके मैंने कर दिया पेस्ट। अब मेरे पास मेरी वेबसाइट पे 2 चीजें बनी, एक मेरा हेडर है, एक मेरा footer। अब इन दोनों चीजों को बात ये आती है कि कनेक्ट कैसे कराऊंगा मैं अपनी उस वाली फाइल से, यानी अपनी ऐप वाली फाइल से, उसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले
यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है हेडर वर्क्स, हालांकि ये फाइल फुटर की, तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, फुटर वर्क्स, और इसका नाम भी हम लोग चेंज कर देते हैं। यहाँ तो कोई चीज ट्रबल कर रही है आप लोगों को भाई, जिस तरह हम लोग कंपोनेंट्स क्रिएट कर रहे हैं हर चीज अलग अलग टुकड़ों में तोड़, अब हेडर फुटर इंडेक्स और एचटीएमएल में भी एक ही पेज पर होता है। यहाँ देखो दोनों की फाइल अलग अलग है, हेडर का काम अलग चल रहा है, फुटर का काम अलग है, दोनों आपस में कनेक्टेड नहीं। ग्रुप करना चाहो तो करवा सकते हैं, उसकी बाद में बात करेंगे। 12 हम लोग यहाँ पर आते हैं, ऐप हेडर ऐप फुटर दोनों चीज हो गए, इसको बंद कर देते हैं। अब बात सवाल ये है, कंपोनेंट्स क्रिएट हुए, उन कंपोनेंट्स को यहाँ कौन लोड करेगा? ऐप को तो पता ही नहीं कि कोई कंपोनेंट जनरेट होगा, ऐप तो अपने ग्रुप में अलग चल रहा है, उसको पता है कि सिर्फ कंपोनेंट्स खाली पड़ा हुआ है, कंपोनेंट को छोड़ दो। अब यहाँ पर कंपोनेंट अगर आपको बताने, तो हम लोगों ने सेमिनार के शुरू में वर्ड डिस्कस किया था, जो जेएस के फ्रेमवर्क यूज करते हैं कोई चीज लाने के लिए, कौन सा वर्ड? इम्पोर्ट का। ये वो वर्ड है जो यहाँ पे यूज होगा। स्क्रिप्ट के अंदर आके सारा बैकएंड का काम चूंकि यहीं पर ही हो रहा है, तो आपने यहाँ पे आके लिखा इम्पोर्ट, और इंपोर्ट के बाद आपने उस कंपोनेंट का नाम दे दिया। देख लो ऐप हेडर ऐप फुटर दोनों मेरे पास है, जब तक ये कंपोनेंट मैं यहाँ लोड नहीं करूंगा ये मेरे पास पेज पे शो नहीं होगा, लेकिन ये सारी चीजें एट दी एंड आके कनेक्ट आपको ऐप से होगी। तो हमारे पास यहाँ पे हम लोगों ने लिखा ऐप हेडर रिव्यू, और देखो ऑटोमेटिकली इसने क्या कर दिया, हेडर का पूरा लिंक कॉपी करके अपने पास यहाँ पे निकल, सिर्फ ऐप हेडर लिखा, कुछ भी नहीं करा। इसी तरीके से हमारे पास ऐप के ऊपर यहाँ पर हम लोग लिखते हैं इम्पोर्ट ऐप फुटर व्यू, तो देखो हमारे पास जो नाम हम लोगों ने वहां दिया था वही नाम यहाँ पर आए, ऐप हेडर ऐप फुटर। अब यहाँ पे एक चीज नोट कर, जो चीज आप अपने ऐप की फाइल में रखोगे वो लोड नहीं है। क्लासरूम पे हम लोगों ने क्या देखा था, साइड बार और हेडर लोड नहीं हो रहा, वो बार बार वही चलेगा। हमारे पास जो चीज आपने लोड नहीं करा, या जो आप चाह रहे थे सिर्फ एक मतलब लोड, वो आप अपनी कौन सी फाइल में रखते हो, उठाते ऐप के साथ। यहाँ पे हमारे पास सिर्फ दो चीज है, ऐप हेडर ऐप फुटर, यानी इसका मतलब मेरा बीच का कंटेंट लोड हो सकता है, ऊपर और जो नीचे का कंटेंट है वो लोड नहीं है। एग्जैक्ट वही चीज जो हमारे पास क्लासरूम को, जो उसकी साइड बार लोड नहीं हो रही, और हमारे पास यहाँ पे हमारा ऐप हेडर और ऐप फुटर लोड नहीं है। हमारी वेबसाइट के ऊपर अगर हम बात करें और ज्यादा, अब यहाँ पर आने के बाद ना मैं चाह रहा हूँ कि यार मेरे पास ऐप हेडर और ऐप फुटर उसकी एचटीएमएल यहाँ पे लोड होनी चाहिए, जो भी मैंने वहां लिखा। अब ऐप हेडर के अंदर मैंने पूरा नजबा बनाया हुआ होगा, अब यहाँ तो सिर्फ सी लिखा हो, तो ये तो सिर्फ सी को लोड करेगा। अब मैं चाह रहा हूँ कि यार मेरे पास ऐप हेडर और ऐप फुटर की जो एचटीएमएल है वो यहाँ पे लिखी, आप वो कैसे लोड करा सकते हो? यहाँ पर आके सिर्फ उन कंपोनेंट्स का नाम लिख दो, यहाँ पे आपने लिखा ऐप हाइफन हेडर, इस तरीके से आपने ऐप हेडर को लोड करा लिया, और यहाँ पे आपने लिखा ऐप हाइफन फुटर। कभी भी टैग का नाम सेमेस्टर 1 की कहा, टैग का नाम कभी भी कैपिटल में होता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे टैग का नाम हमारे पास क्या लिख दिया, स्मॉल लिख, ठीक है। हमारे पास वैसे तो यहाँ हम लोगों ने कैपिटल में लिखा हुआ था, लेकिन टैग का नाम कभी कैपिटल के अंदर नहीं होता, स्मॉल के अंदर होगा, तो हम लोगों ने वही लिखा। ऐप हेडर ऐप फुटर दोनों यूज करें। अब ये जो आपको जगह दिख रही है ना कंपोनेंट की सारे, ये जब तक फिल नहीं होगी तब तक इनका लेआउट लोड नहीं होगा। आप लोगों ने अभी तक काम किया, दो अलग अलग फुटर बनाया, एक हेडर बनाया एक फुटर बनाया, दोनों को इस फाइल में लाके बताया कि हाँ ये दो चीजें बनी। अब अगर आप लोग इसको यूज कर रहे हैं तो जब तक आप उसको कंपोनेंट के अंदर ही डालते हो वो चीजें यूज नहीं हो सकती। अब कैसे डालेंगे उसको, यहाँ पर आते हैं और यहाँ कंपोनेंट्स के अंदर आके बता देते हैं कि मुझे क्या यूज करवाना है, ऐप हेडर, फिर कॉमा लगाया और मैंने यहाँ पे आके बता दिया कि मुझे क्या यूज कराना है, ऐप का हेडर। अगर आप यहाँ पे यूज जैसे आपने यहाँ पे लिखना देख लो तो कलर क्या होगा, सबको पता है ग्रीन का कलर है, यानी कि इसका मतलब है कि अब ये लेआउट को लोड करवा दो। इस फाइल के सिंटैक्स के अंदर जितनी चीजें बताना, मतलब मैं चाहता था कि बताना, मतलब मैं चाहता कि मैं आपको बता, मतलब एक मिनट, चलो आगे चलते हैं, खैर कुछ नहीं। अच्छा फिर इसको ना हम लोग लोड करके चेक करते हैं डायरेक्टली, भाई बता दिया जो बताना था। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारे पास दो चीजें लोड हो रही है, एक हेडर वर्क और एक फुटर वर्क। सबको पता है कि ये हेडर वर्क फुटर वर्क है तो एक ही पेज पर, लेकिन ये लोग एक पेज पे इनडायरेक्टली नहीं, ये पीछे अलग अलग चीजें करते हैं आप, ठीक है। हेडर अलग से आ रहा है, फुटर अलग से आ रहा है। अब चलते हैं अपने टेम्पलेट के ऊपर, जो हम लोगों ने टेम्पलेट सेलेक्ट किया था वहां पे भी हेडर फुटर पड़ा हुआ है। अब हम लोगों ने अपना पूरा स्ट्रक्चर सेटअप करा, जिसके अंदर हम लोगों ने हेडर और फुटर की फाइल अलग कर, अब फिर करेंगे क्या, कंट्रोल सी कंट्रोल। अब आते हैं जरा इस वाले कंपोनेंट के ऊपर, यहाँ पर आते हैं डेस्कटॉप पे सेमिनार्स, और इसके अंदर हमारे पास ये देखो यहाँ पे इंडेक्स के पेज पे राइट क्लिक करा,
ओपन विद विजुअल स्टूडियो प्रो। और इसके अंदर मेरे पास हेडर फुटर दोनों पड़ा हुआ है इस फाइल के ऊपर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर आके सबसे पहले तो अपना नैव बार पूरा कॉपी करा, ये रहा नैव बार, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे एंड हो रहा है, नैव बार पूरा आ गया। इसी तरीके से हीरो सेक्शन है, हीरो सेक्शन उठा के अगर हेडर में रखना है तो रख दो, वरना आपकी मर्जी, आप उसको इग्नोर कर सकते हो तो कर दो। मैं अभी से भी फिलहाल क्या कर रहा हूँ कि हीरो सेक्शन भी साथ में उठा के रख देता हूँ। कंट्रोल सी करने के बाद अब मुझे को बता सकते हैं ये कौन से फोल्डर में जाना चाहिए, कौन सी फाइल में जाना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आते हैं ऐप हेडर, और यहाँ पे आके कहाँ डालना चाहिए, यहाँ पर आके हम लोगों ने इसको डाल दिया टेम्पलेट के अंदर। तो ये हमारे इस तरीके से लेआउट को लोड करके लाना होगा। हेडर तो आपका कंप्लीट होगा, लेकिन ये मेन इशू, ठीक है। अगर आप वापस आते हो और इस वेबसाइट को लोड करते हो, हेडर तो आ गया, सीएसएस बिल्कुल सिरे से आया, तो सीएसएस तो है ही नहीं आपके पास। तो सीएसएस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग गए अपने उसी अपने पेज के ऊपर, और पेज पे जाने के बाद मैंने कहा यार ये मेरे पास फर्नी का टेम्पलेट है, इसके अंदर सीएसएस, इमेजेस, जेएस और एचटीएमएल सब कुछ पड़ा हो। सिर्फ इसको उठाना है और कौन से फोल्डर का, कंट्रोल सी करने के बाद हम लोग गए अपने डेस्कटॉप के ऊपर, और फर्नी अच्छा वाला ये रहा, एसआरसी, एसेट्स, और यहाँ लाके हम लोगों ने डाल दिया ना, क्योंकि लोगों पहले से पड़ा हुआ है, अगर किसी को पसंद नहीं आ रहा तो वो डिलीट भी कर सकता है। 4 फोल्डर आप लोगों ने यहाँ पे और ज्यादा डाल दिए जो आपके एसेट्स के फोल्डर, ठीक है। एसेट्स का काम हो गया खत्म। अब बात आई आती है कि लिंकिंग कैसे होती है। अब वहां तो डायरेक्ट लिंक का टैग यूज हुआ और लिंक का लिंकिंग हुई, यहाँ पर लिंक का टैग और स्क्रिप्ट का टैग काम कर रहे हैं। रीजन क्या है, आप लोगों ने देखा है हमारे पास जो जावास्क्रिप्ट लोड हो रही है पेज, वो ऑलरेडी स्क्रिप्ट के टैग के अंदर लिखी है। अगर आप एक स्क्रिप्ट का टैग और लगा दो तो इजाफी, तो ये बोलता है यार आपके पास पेज पे 2 जावास्क्रिप्ट कैसे आ, तो ये हमारे पास वहां मसला है। तो यूज ये सालों ने इसको रिजॉल्व कैसे करा, यूज ये सालों ने बोला चाहे आपके पास सीएसएस का लिंक हो चाहे जेएस का लिंक, दोनों को इम्पोर्ट करा। यानी कि आप अपने पूरे पूरे जो लिंकिंग हुई है उसको लिंक के टैग से डाल दो, तो उसको किसमें डाल दो, इम्पोर्ट के अंदर। दो चीज आपको इम्पोर्ट करनी है, डायरेक्ट इम्पोर्ट करो। अब वो कैसे होगा, यहाँ पर आते हैं, हमारे पास ऐप हेडर की फाइल है, इधर स्क्रिप्ट के इसके अंदर चूंकि मुझे लिंक कराना था सीएसएस, हेडर की फाइल में जो स्क्रिप्ट का ऑप्शन, स्टाइल के अंदर लिंक नहीं है, स्क्रिप्ट के अंदर इंपोर्ट, वहां पे देखा था ऐप की फाइल के अंदर भी जो इंपोर्ट का ऑप्शन आता है वो स्क्रिप्ट के अंदर आता है, यहाँ भी स्क्रिप्ट के अंदर है। अब मुझे अगर इंपोर्ट करना है मैं कैसे करूँ, मैं गया अपनी इंडेक्स की फाइल पे, और इंडेक्स की फाइल पे जाने के बाद यहाँ पे जरा एक चीज नोट करिएगा, यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे कुछ लिंक्स नजर आ रहे हैं, सीएसएस, सीएसएस टाइनी स्लाइडर, सीएसएस स्टाइल। इस टेम्पलेट को चूज करने का दूसरा रीजन, पहला रीजन ये था कि ये तो मल्टी पेज है, और दूसरा रीजन ये था कि यहाँ देखो सीरियल भी लगा। तो ये वो टेम्पलेट है, वैसे तो अक्सर टेम्पलेट पे सीरियल लगे हुए होते हैं, लेकिन ये वो टेम्पलेट जिससे सीरियल लगा हुआ है। तो व्यू के ऊपर सीरियल कैसे, व्यू पे सीरियल इंपोर्ट नहीं है। तो पहले तो बात करते हैं इन दो की, जो हमारे पास सीरियल के फोल्डर है। तो हम लोगों ने सिंपली यहाँ से उठाए कंट्रोल सी, और उसके बाद मैं गया अपने ऐप हेडर की फाइल पे और यहाँ जाके रख दिया। यहाँ पे नोट करो, नीचे से एरर देना शुरू करो, लिंक का टैग सपोर्ट नहीं कर। तो आपने किया क्या, कंट्रोल स्लैश आपने इस लिंक को अपने पास कर दिया, कमेंट कर दिया। कमेंट करने के बाद आपने बस इस लिंक को रिप्लेस कर देना है इंपोर्ट से। कैसे, यहाँ पे आपने आके लिखा इंपोर्ट, और इंपोर्ट के बाद आपने जो लिंक अपने एचरेफ के अंदर दिया वो आप यहाँ पे दो। जैसे मेरे पास ये चीजें थी सीएसएस के फोल्डर में, bootstrap.main.css के नाम से। लेकिन छोटा सा मसला है, पहले सीएसएस का फोल्डर डायरेक्ट पड़ा हुआ है, अब सीएसएस का फोल्डर मेरे कौन से फोल्डर के, बस यहाँ पर आपने आके लिखना है डॉट डॉट हाइफन और डॉट डॉट स्लैश एसेट्स स्लैश सीएसएस स्लैश बूटस्ट्रैप, और उसके बाद डॉट मिन डॉट सीएसएस। इस लिंक का काम आपके पास हो गया कंप्लीट। देख रहे हो नीचे उसमें सक्सेस मैसेज दिखने के आपके पास प्रोजेक्ट ठीक है। इसी तरह सीएसएस के लिंक, जेएस के लिंक, जावास्क्रिप्ट के जितने भी लिंक आप यहाँ पे इंपोर्ट करा सकते हो। तो यहाँ पर आने के बाद मेरे पास ये 2 लिंक्स और हैं, इसको मैंने करा कंट्रोल सी, हेडर की फाइल पे आके मैंने यहाँ पे लिंक्स को प्लेस करा, हो और फिर उसके बाद इसको भी कर देते हैं कमेंट आउट, हो गया। ठीक है, दोनों लिंक मेरे पास कमेंट आउट हुए, इनको भी इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट करने के लिए सबसे पहले मैंने कहा एसेट्स स्लैश सीएसएस स्लैश टाइनी स्लाइडर डॉट सीएसएस।
अगर मैं चाहूँ तो मैं इस ऊपर वाले लिंक को हटा दूंगा यहाँ से, मुझे इसकी जरूरत नहीं। ठीक है, यहाँ से इसको हटा देते हैं। अरे उसके बाद इसको इम्पोर्ट कर देते हैं। इम्पोर्ट डॉट डॉट स्लैश एसेट्स स्लैश सीएसएस स्लैश, और उसके बाद हमारे पास आ गया स्टाइल डॉट सीएसएस। ठीक है जी, यहाँ पर आपके पास तीन चीजें इंपोर्ट हो गई। वहां पे आपने देखा था तीन स्टाइल के लिंक थे, तीनों हम लोगों ने यहाँ पे अपने पास एसेट के अंदर क्या कर दिया, इंपोर्ट कर दिया। इंपोर्ट करने के बाद अब जरा चलते हैं अपने व्यू जेएस के ऊपर आउटपुट देखते हैं क्या इंपोर्ट हमारे पास काम कर रहा है सही से या नहीं। तो हम लोग चलते हैं अपने फंडी के ऊपर, और यहाँ देखो रिलोड करें, हमारे पास ये जो फंडी वाला पूरा प्रोजेक्ट लोकल 80 के ऊपर पहले यहाँ पैराग्राफ पर लिखा हुआ था। अब यहाँ से पूरा जो हेडर फुटर उठाया है वो यहाँ पे आके हम लोगों ने पेस्ट कर दिया। पहले चीज सही लगी थी, अब सिर्फ इंपोर्ट करके हम लोगों ने क्या लगा दी, CSS लगा दी। लेकिन अभी भी कुछ मसला है, यहाँ पे इमेजेस मिला। इमेजेस को रिजॉल्व करने के लिए आप गए अपनी हेडर की फाइल में, कंट्रोल F यानी कि ढूंढो जहां पर आपके पास क्या लिखा हुआ हो, इमेजेस स्लैश, ये देख रहे हो यहाँ लिखा हुआ है। तो आपने कहा कि यार इसको रिप्लेस कर दो डॉट डॉट स्लैश एसेट्स स्लैश इमेजेस स्लैश करके। ठीक है, आपने तीन जगह रिप्लेस करा। रिप्लेस करने के बाद अगर आप वापस आओ तो देखो आपके आइकन यहाँ पे लग जाए। तो बहुत बेसिक सी चीज है, कुछ खास काम हम लोगों ने नहीं किया, हेडर लगा दिया और फुटर लगा दिया। हेडर फुटर लगाने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अच्छा अभी फुटर के अंदर वही लिखा हुआ है, फुटर फुटर लगा हुआ है, तो फुटर को भी लगा देते हैं, उसके साथ जुल्म नहीं करते। ठीक है, यहाँ पर आते हैं। सबसे पहले तो हम लोग गए अपने इंडेक्स के पेज पे, यहाँ पर आते हैं नीचे, कहाँ गया, ये रहा फुटर मेरा, कॉपी करा, कंट्रोल सी करने के बाद हम लोग गए ऐप हेडर, सॉरी ऐप फुटर, उसके बाद यहाँ पे जाके रखिए। ठीक है, दो चीजें हमारे पास हो गई, हमारा ऐप का हेडर हो गया और हमारे पास ऐप का फुटर आ गया। अब फुटर के अंदर जो है ना हमारे पास CSS, ऊपर जो हेडर वाली फाइल थी हमारे पास, वहाँ CSS थी, वहां पे हम लोगों ने इंपोर्ट यूज करा है। अब यहाँ पे अगर आप जावास्क्रिप्ट के लिंक्स लगाते हो ना, यहाँ पर आके ये देखो, अगर आप यहाँ पर आओ और आप अपने पास ऐप हेडर की फाइल, फुटर की फाइल कहाँ गया, नीचे आता है, ये ये देख रहे हो तीनों के तीनों स्क्रिप्ट के टैग। अब तीनों के स्क्रिप्ट के टैग अगर मैंने वहां गलती से भी लगा दी तो फिर दोनों फाइल से मसला आ जाएगा। कंट्रोल C ऐप फुटर, और ऐप फुटर पे जाने के बाद मैं यहाँ पे जाके स्क्रिप्ट के अंदर इसके टैग लगा देता हूँ। अब यहाँ पे मसला देना शुरू कर देगा, एरर देगा कि भाई हमारे पास यहाँ पे ये चीज एक्सेप्टेबल नहीं। तो सिर्फ स्क्रिप्ट की जो टैग है तो किससे रिप्लेस करना है आपने, इम्पोर्ट से। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले तो उसको इम्पोर्ट कर लेते हैं अपने पास, सेलेक्ट करा, कंट्रोल/, फिर इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे कंट्रोल/, और उसके बाद भी कंट्रोल। ठीक है, उसके बाद आते हैं यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्या आपके पास यहाँ पे इंपोर्ट करना है, तो आप लोगों ने यहाँ पे लिखा इंपोर्ट, और इंपोर्ट के बाद आपने कहा कि यार मेरे पास एक एसेट्स का फोल्डर है, उस एसेट्स के फोल्डर के अंदर मेरे पास यहाँ पे जो है वो जेएस का फोल्डर है, और जेएस के फोल्डर के अंदर मेरे पास bootstrap डॉट बंडल डॉट मेन डॉट। ठीक है, इस लिंक का काम हो गया, इसको रिप्लेस कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर आते हैं, इस लिंक को भी इंपोर्ट कर लेते हैं, import, ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पर ना आपके पास कुछ जरा चीजें चेक करें। कभी कभार ना हम लोग जब इंपोर्ट करते हैं कोई चीज, तो हमारी जेएस की जो फाइल है, अब जिस बंदे ने जेएस की फाइल बनाई हुई होती है ना, उस जेएस की फाइल में अक्सर एरर आ रहा होता है, वो उस एरर को रिजॉल्व नहीं कर रहा होता। जब वो उस एरर को रिजॉल्व नहीं करता, वो प्रोजेक्ट के अंदर अपलोड कर देता है। तो हमारे पास जो HTML CSS है ना, वो बोलते हैं चलो ठीक है, तो मसला नहीं, एक एरर आ रहा है तो मुद्दे की बात। व्यू जेएस का सब कुछ बताएगा कि उस फाइल के अंदर किस फाइल में क्या चीज क्या है। अब अगर ऐसे इसके बताए हुए रास्ते पे चलना शुरू हो गया, तो ऐसे तो सुबह हो जाएगी, टेम्पलेट डिक्रिएट करते 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 हर फाइल की समस्या हो, उसको रिजॉल्व करना पड़े। तो एक तरीके का यहाँ पर होता है कि व्यू को ये बताना कि भाई कोई मसले की बात नहीं है, अगर एरर है तो आने दो, हमें मसला नहीं।
तो आपने यहाँ पे एक कमांड लिखनी है, ये कमांड आपकी टेक्स्ट फाइल के अंदर दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, याद नहीं करनी। आपने बस इस कमांड को यहाँ पर आना है और यहाँ पे आके कुछ इस तरीके से लिख लेना है, Ctrl+C npm रिमूव, रिमूव के बाद @view/cli -plugin -es। असल में आपके पास जो सारा काम हो रहा है ना एरर जनरेट करने का, वो ये करके ले रहे हैं, इसको रिमूव कर दो, काम सेट हो जाएगा। वैसे ये कमांड आपके पास टेक्स्ट फाइल में है तो उसको अगर लिखना चाहो तो लिख लो, वरना ना भी याद करो तो फिर करके देखो। हाँ ऐसे डायरेक्ट आप उसके थ्रू भी डायरेक्टली कर सकते हो। अच्छा, हमारे पास इसकी कमांड थी npm run। चेक करते हैं हमारे पास हमारे प्रोजेक्ट में और कोई एरर तो नहीं है। सर एग्जीक्यूट कितना हुआ है? यार एचटीएमएल की मेरे पास लिंकिंग इसमें मेरी लिंकिंग मैंने कराई नहीं था। जरा देखते हैं, एक मिनट ऊपर आते हैं। यहाँ पर आने के बाद हमारे पास माउस का वैसे नहीं चल रहा है। अच्छा, इसमें ना एक चीज नोट करना, ये आपको एक मसला दे रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। अच्छा, इसका भी सवाल अच्छा था कि एचटीएमएल का जो फोल्डर है उसको लिंक नहीं कराया हुआ मेरे साथ, यार उसकी लिंकिंग में है। अगर उसकी लिंकिंग में होता ना तो हम उसको नहीं करते, मेरी वेबसाइट नहीं है ना, तो उसने शायद लिंक कराई नहीं। दूसरा मसला ये कि ये आपको कह रहा है कि यार आपके पास स्क्रिप्ट का एक और टैग है कहीं ना कहीं जो यूज हो रहा है। अब आप देख रहे हो कि स्क्रिप्ट का टैग चाहे टेम्पलेट में लिखो, चाहे स्टाइल में लिखो, या चाहे स्क्रिप्ट में लिखो, वो उसको मना ही करेगी। यहाँ पे ना ये देखो, इस बंदे ने ब्रेक को गेट करा हुआ है खाली स्क्रिप्ट, और ये कह रहा है कि स्क्रिप्ट का टैग यूज हुआ तो स्क्रिप्ट का टैग यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। तो अब आपने करना क्या है, आपके पास जहां पे भी स्क्रिप्ट का टैग यूज हुआ हुआ है आपने बस यहाँ पे लिखा है स्क्रिप्ट, और ये देखो ये आपको यहाँ तक लेकर आ गया, स्क्रिप्ट का टैग यहाँ पे यूज हुआ। आपने इस स्क्रिप्ट के टैग को यहाँ से लेके मिटा देना पूरा। ए यार, एक तो ये माउस, रुक जाओ भाई। ऐसे मिटाते हैं पहले इसको इतना, उसके बाद हम लोग मिटाते हैं इसको इतना, ठीक है। इस तरीके से अब आते हैं, जरा चेक करते हैं कि हमारे पास अभी भी स्टिल कोई मसला दे रहा है। ठीक है, हमारे पास इतने प्रॉपर कर, मैं बताता हूँ कि वैसे कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं वहाँ पे, डेट वगैरह कैसे लेकर आ सकते हैं, लेकिन हमारे पास वो अभी से मतलब नहीं थी। तो हम लोगों ने अपनी फुटर की फाइल में जेएस वगैरह लिंक कर दी है, अपने सीएसएस की हेडर की फाइल में सीएसएस वगैरह लिंक कर दी। तो अगर मैं वापस यहाँ पर आता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे प्रॉपर एक पूरा वेबसाइट तैयार है जिसके अंदर फुटर भी रखा। अगर मैं नीचे आऊँ यहाँ पे, यहाँ पे मेरे पास एक प्रॉपर फुटर भी मौजूद है जिसकी एचटीएमएल, जिसकी सीएसएस और जिसकी जावास्क्रिप्ट बिल्कुल अलग चल रही है। सबको पता है कंपोनेंट बना हमारे पास, उस कंपोनेंट के अंदर दोनों चीजें हमारे पास अलग अलग चल रही है। इसमें भी कुछ आइटम से मसले आ रहे हैं, आइटम के मसले बाद में रिजॉल्व हो सकते हैं। मेन चीज क्या है कि हम लोगों ने जो जेएस के टैग कॉपी करे, सीएसएस तो चल रही है नजर आ रहा है, क्या जेएस इसमें चल रही है या नहीं चल रही है, ये चेक करना है इंपॉर्टेंट। तो वो चेक करने के लिए मैं करूंगा क्या, मैं अपनी स्क्रीन के ऊपर ये जो नैव बार है, इस नैव बार को मैं थोड़ा सा छोटी स्क्रीन पे लेकर आते हैं यहाँ। ठीक है, हमारे पास जेएस हमारी वर्क कर रही है, अगर हमारी जेएस वर्क नहीं कर रही होगी तो यहाँ मसला रहता। तो बस सिर्फ स्टेप नंबर 2 क्या था, स्टेप नंबर 1 कोड कॉपी पेस्ट करो, स्टेप नंबर 2 जहां जहां लिंक और एसआरसी यूज हुआ है वहां पे क्या यूज कर दो, फाइल कोड यूज करो। ये टेम्पलेट इंटीग्रेशन की बेसिक। स्टेप नंबर 3 और आखिरी स्टेप, उस स्टेप के बाद आपके पास एक पूरा का पूरा टेम्पलेट सिंगल पेज के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। कंप्लीट मैं पूरा नहीं कर रहा, मैं 1 से 2 3 पेजेस करके दे दूंगा ताकि फिर आप घर जाके कंप्लीट करना चाहो तो करवा भी सकते हो। यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ अगर मैं अपने शॉप पर क्लिक करूँ तो शॉप का जो एचटीएमएल का पेज वो नहीं खुलना चाहिए। शॉप के लिए अलग से कंपोनेंट बनेगा, होम के लिए अलग से कंपोनेंट बनेगा। जब भी मैं किसी भी चीज पे क्लिक करूंगा उसका कंपोनेंट खुलना चाहिए, पेजेस नहीं खुलने चाहिए। यहाँ पर हमारे पास बराबर में ये जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट के ऊपर अगर हम लोग आते हैं, यहाँ पे देख चेक कर रहे हो, यहाँ पे अगर वेबसाइट के ऊपर मैं आऊँ तो हर चीज का अलग से पेज, पेज नहीं खुल रहा। हम लोग आते हैं वापस जरा अपने व्यू के ऊपर, और यहाँ पे जरा चेक करो मेरे पास कंपोनेंट के फोल्डर के अंदर कितनी चीजें पड़ी, हेडर और footer। यानी कि अगर मुझे कोई पेज बनाना है या मुझे किसी चीज के ऊपर काम करना है तो सबसे पहले उसको क्या जनरेट करना पड़ेगा, कंपोनेंट। तो हम लोगों ने बोला यार एक काम करते हैं, कंपोनेंट जनरेट करते हैं। अगेन कंपोनेंट बनाते हुए ख्याल रखना कि मल्टी वर्ड हो और आप उसको कोई मीनिंगफुल नाम दे दो। तो मैंने कहा यार ये मेरा कौन सा पेज होगा, होम पेज। तो कंपोनेंट बिल्कुल है।
हेडर फुटर अलग चल रहा है, होम कंपोनेंट मेरे पास अलग है। इसके अंदर भी इसकी टेम्पलेट होगा, इसकी सीएसएस, इसकी जेएस वगैरह सब कुछ यहाँ पे इन्वॉल्व होगा। तो मैंने यहाँ पे आके बोला अब यहाँ पे ना मुझे लिंकिंग करने की जरूरत है। एक चीज नोट कर, मेरे पास सारी फाइल्स कनेक्ट होती है ऐप डॉट जे, यानी ऐप डॉट व्यू। ऐप व्यू की फाइल के ऊपर अगर आप लोग आओ, यहाँ पर आप एक चीज नोट करना, आपने हेडर फुटर को इंपोर्ट करा, आपके जितने भी लिंक्स थे प्रोजेक्ट के वो सारे किस फाइल के अंदर रखे हुए हैं आपने, ऐप हेडर और ऐप फुटर की फाइल में। हमारी जेएस की फाइल इसी में लिंक है, सीएसएस की फाइल भी इसी में लिंक है। तो अगर मैं अब कोई कंपोनेंट बनाता भी तो मुझे उसके अंदर अलग से स्टाइलिंग लिंकिंग करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये वो चीजें हैं जो मेरे ऐप के कंपोनेंट को ऑलरेडी मेरे को मिल जाएंगी। तो मुझे अगर मैं कंपोनेंट बनाता भी नहीं तो उसके अंदर ऐप सच भी नहीं। अब मैं करूंगा क्या, मैंने यहाँ पर आके बोला इंडेक्स के कंपोनेंट के ऊपर आके यहाँ पे पूरा होम पेज का मेरे पास जो सेक्शन है इसको कॉपी करते हैं, प्रोडक्ट सेक्शन, वाई एस सेक्शन, वाई वी हेल्प सेक्शन, यहाँ से इतना ही उठा लेंगे। फर्स्ट करो तीन चीजें उठाई, कंट्रोल सी और अपने ऐप होम के ऊपर ले जाके यहाँ पे मैंने खोला टेम्पलेट, और टेम्पलेट के अंदर यहाँ से इन चीजों को मिटा के अंदर रखे, मेरे पास टेम्पलेट पूरा आ गया। अब मेन काम क्या है कि अगर मैं अपनी वेबसाइट पे दोबारा जाऊं तो मेरी वेबसाइट के ऊपर देखो एक चीज नोट है, सिर्फ हेडर और फुटर लोड हुआ, क्योंकि इस हेडर और फुटर को मैंने कहाँ बताया हुआ था, जाके ऐप के अंदर बताया। तो ऐप में इन दो चीजों को ही लोड कर। अब मसला क्या है कि अगर मैं ऐप के ऊपर जाके ऐप होम का जो कंपोनेंट जो अभी बनाया है, इसको मैं जाके इस कंपोनेंट को बता देता हूँ ऐप की फाइल, तो ये उस कंपोनेंट का भी पूरा का पूरा पेज मुझे नीचे लोड करके दे देगा। लेकिन खुद सोचो, अगर मेरे पास पूरा होम का कंपोनेंट ऐप के ऊपर आ गया तो इसका मतलब ये कि यार मेरे पास एक ही पेज है वो हर पेज पे शो होता रहेगा, यानी कि होम का पेज हर अबाउट के पेज पे भी आता रहेगा, कॉन्टैक्ट के पेज पे भी आता रहेगा। हेडर फुटर और सेक्शन ये तो वो चीजें हैं जो चलो अगर हर पेज पे आ भी जाए तो वो मसला नहीं है, लेकिन होम का पेज अगर हर सेक्शन पर आ गया तो मसला हो जाएगा। यहाँ पर आपके पास एक छोटा सा काम है, वो काम ये है कि आप अपने हेडर फुटर जो आपकी हर फाइल पर आए उसको तो आपने ऐप में रख दिया, लेकिन जो आपका होम का कंपोनेंट है, अबाउट का कंपोनेंट है, सर्विसेज का कंपोनेंट है, वो हर पेज पे तो नहीं है, वो तो ऊपर हम कुछ लिखेंगे जाएंगे तभी तो आएगा हमारे पास। अब उसको रिजॉल्व किस तरीके से करना है यहाँ पर आते हैं, वापस चलते हैं अपनी ऐप की फाइल में। और मैंने कहा यार मुझे यहाँ पर कोई ऐसी जुगाड़ चाहिए कि मैंने यहाँ पे हेडर फुटर तो दे दिया, वो तो शो हो रहा है हर पेज पे और वन टाइम लोड पे चल रहा है। अब मेरा ना हेडर लोड होगा ना फुटर लोड होगा, सिर्फ ये छोटा सा काम था जो आप लोगों ने करा कि आपने दो कंपोनेंट बनाए, उन दो कंपोनेंट को अपनी इस फाइल के अंदर दे दिया ऐप डॉट वन टाइम लोड पे गए। लेकिन मैं चाह रहा हूँ बीच का कंटेंट तो लोड होगा ना, अगर आप क्लासरूम को देखो तो उसका जो राइट सेक्शन है वो लोड होता है, बार बार लोड होता है, यूट्यूब का सेक्शन लोड होता है। दो चीजें मैंने लोड करने से बता दी, तीसरी चीज तो लोड होगी मेरे पास। तो उसके लिए मैं यहाँ पर आऊंगा और यहाँ पर व्यू की एक चीज होती है, इसको हम लोग कहते हैं राउटर व्यू। जिन्होंने एंगुलर बेस पढ़ी है वो यूज करते हैं राउटर आउटपुट। यहाँ पे जो व्यू यूज कर रहे हैं वो पढ़ रहे हैं राउटर व्यू। दोनों का काम बिल्कुल सेम, दोनों क्या करते हैं, हेडर उधर ऊपर नीचे आएगा, लेकिन जो बीच का कंटेंट है आपके पास वो चेंज होता है। जिन्होंने लारावेल पढ़ी है उनको पता होगा ये हील्ड के थ्रू हो रहा हो, हील्ड का कॉन्सेप्ट लगता है लारावेल से। एग्जैक्ट सेम काम हम लोग यहाँ पे करने लगे लेकिन ऑन हील्ड। हम लोगों ने बोला ऐप की फाइल से सिर्फ हेडर आएगा और फुटर आएगा, जो बीच का कंटेंट है वो कहीं और से लोड कर, जो भी कंटेंट आपके पास है वो कहीं और से होता है, ठीक है। तो उसके लिए मेरे पास यहाँ पर एक टैग यूज होता है, इसको हम लोग कहते हैं राउटर हाइफन व्यू। ये जो टैग है ये आपके पास तब काम करेगा जब आपके पास पेजेस चेंज, जो पेज पे आप होगे उस पेज को लोड करना इसकी जिम्मेदारी है राउटर की। लेकिन राउटर व्यू को यूज करने के बाद व्यू को बताना पड़ता है कि आप राउटिंग को यूज कर रहे हो या नहीं। व्यू को नहीं पता, ना एंगुलर के अंदर राउटिंग बाय डिफॉल्ट होती है ना व्यू के अंदर राउटिंग बाय डिफॉल्ट होती है। राउट करवाने के लिए राउट को बताना जरूरी है। बताएंगे किस तरीके से, यहाँ पर आओ टर्मिनल के अंदर। अब ये एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा काम है क्योंकि अब हम लोग सिंगल पेज की तरफ जा रहे हैं। व्यू पे टेम्पलेट इंटीग्रेट करना है, टेम्पलेट तो हो गया। टेम्पलेट के बाद व्यू के जो एडिशनल फीचर जिसके लिए व्यू और एंगुलर काम करती है, वो जो फीचर हम लोगों ने इंपोर्ट करने हैं वो कैसे करेंगे। हमारे पास यहाँ पर एक फाइल होती है, तो सॉरी अपने पास कंट्रोल सी कंपोनेंट को बंद करो, क्लोज करो सर्वर को, और यहाँ पर आके आप अपने पास लिखो npm इंस्टॉल व्यू राउटर। देखिए नाम के अंदर ही पता चलता है आपको कि व्यू से क्या इंस्टॉल करके दे देगा। अब मैं इसके थ्रू व्यू के राउट चेंज करा, राउट का मतलब पेजेस चेंज नहीं होते, जिस कंपोनेंट को दिखाना है वो कंपोनेंट दिखे। अगर आपने बोला मेरे यूआरएल के अंदर अबाउट लिखा तो अबाउट के कंपोनेंट को दिखाओ, आपने कहा होम लिखा हुआ है होम के कंपोनेंट को दिखाओ।
अब ये सारे वो कंपोनेंट है जो ऐप हेडर और ऐप फुटर की तरह हर पेज पे शो नहीं होते, इसलिए राउटर को इंस्टॉल करना कंपलसरी है। तो आपने यहाँ पे राउटर इंस्टॉल करा पहले, यहाँ तक चीजें समझ में आ रही है भाई? जो चीज ऐसी है जो नहीं समझ में आ रही हो आप लोग को। अच्छा वैसे इसका मैं तुम लोगों को ये चीज बता दूं, तुम लोगों के ये जो स्टेप्स हैं, ये सारे के सारे जो स्टेप्स मैंने लिखे हुए थे अपने पास, वो मैंने इसमें लिखे हैं। ये रहे ब्लू स्टेप्स के हैं, ठीक है। यहाँ पे ना फ्रॉम हमारे पास सारी इनिशियलाइजेशन, इंटीग्रेशन, किस चीज का ख्याल रखना है, कैसे ख्याल रखना है, राउटिंग कैसे करनी है, हम लोगों ने ऑलमोस्ट ये सारा काम कर लिया, इंस्टॉल कर लिया, इनिशियलाइज कर लिया, टेम्पलेट इंटीग्रेट। सिर्फ एक चीज बाकी है हमारे पास, और वो क्या है? राउटिंग। यानी कि हम लोगों को ये चीज बताएगी कि हमारी एप्लीकेशन सिंगल पेज पर आई है या नहीं, ठीक है। तो राउटिंग के अंदर अगर आप यहाँ पर आओ तो देखो सबसे पहली कमांड आपके पास क्या थी? npm install uroute। या आप लोगों के क्लासरूम के ऊपर अपलोड करवा दूंगा, मैं कोशिश करूंगा। तो कोशिश करिएगा कि जो राउट की फाइल लिखी हुई है, इसको इसी तरीके से फॉलो करिएगा। इसकी वीडियो भी रिकॉर्ड हो रही है, तो वीडियो भी चेक कर सकते हो आप लोग बाद में जाके। इसके अगर आपने काम करना हो तो आप करवा सकते हो। 12 हम लोगों के पास यहाँ व्यू राउटर इंस्टॉल हुआ। इंस्टॉल होने के बाद व्यू को यूज कैसे करना है, राउटिंग को यूज कैसे करना है, हम लोग HTML के अंदर जब राउट करते थे एंकर टैग को यूज करते थे, ए का टैग। HRF के अंदर हम लोगों ने बोला अबाउट द HTML पे जाओ, अबाउट द HTML पे जाओ। लारावेल के अंदर भी यूज होता था। यहाँ पर एंकर टैग को रिप्लेस कर, मतलब एंकर टैग का यूज यहाँ पे HRF का भी यूज नहीं होगा यहाँ पे, और यहाँ पे एंकर टैग। अब बता दो मैं HRF का यूज क्यों नहीं, अगर आपने HRF को यूज करा तो HRF आपका पेज लोड करता है। आपने देखा होगा जब आप इंडेक्स का पेज या अबाउट का पेज लिंक करते हो तो वो पेज को रिलोड करता है ऊपर। अगर आपने HRF लगा रहने दिया व्यू के ऊपर, काम तो करेगी राउटर, लेकिन पेज रिलोड हो जाएगा। और अगर आपका पेज रिलोड हो गया तो व्यू पे काम करने का फायदा नहीं है। तो मैं यहाँ पे एंकर टैग को सिर्फ रिप्लेस करूंगा। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस फाइल के अंदर मैंने लिखा हुआ भी है कि एंकर टैग को रिप्लेस करना है विद किससे? राउटर लिंक से। तो यहाँ पर आओ, और यहाँ पर आने के बाद हमारे पास ऐप हेडर की फाइल ये रही। सिर्फ और सिर्फ आपकी जो लिंकिंग हुई हुई है उसके अंदर आके आपने एंकर टैग को रिप्लेस कर दिया राउटर लिंक से। यहाँ पे रिप्लेस करा और इसका एंडिंग टैग है तो ठीक है, दो जगह आपने राउटर लिंक रिप्लेस कर दिया। HRF जो है आपका, ये HRF यहाँ पे काम नहीं कर सकता। सबसे पहली चीज तो ये कि जा रहे हैं इंडेक्स और HTML की फाइल पे, व्यू के ऊपर अगर HTML खुलवाना है तो व्यू का फायदा क्या है? तो हम लोग सबसे पहले HRF को चेंज करते हैं। HRF को चेंज करने के लिए मैंने यहाँ लिखा टू। टू का मतलब होता है कहाँ जा, ठीक है। HRF का मतलब भी वही था, टू का मतलब भी वही। बस आपने एंकर के टैग को कंप्लीटली रिप्लेस कर दिया किससे? अपने पास राउटर। जितने एंकर के टैग हैं उन सबको राउटर से रिप्लेस किया, पहली चीज़, ठीक है। रिप्लेस करने के बाद आपने HRF को चेंज कर दिया टू। अब टू भी हमारे पास देखिए हमें कहाँ जा रहा है, इंडेक्स डॉट HTML। व्यू जब शुरुआत करी थी तभी हम लोगों ने ये बात डिसाइड कर ली थी कि यहाँ पे पेजेस नहीं, कॉम्पोनेंट। अब मुझे कैसे पता चलेगा किस कॉम्पोनेंट पे लेके जाना? यहाँ पर आप वंस आपने रिप्लेस करा, अपनी टेक्स्ट फाइल खोलो, यहाँ पर ना आपको कुछ कोड मिलेगा। ये कोड आपकी राउटिंग को इनिशियलाइज करने के लिए यूज होगा। मेरा मकसद ये नहीं था कि मैं कोड को पूरा आइडेंटिफाई करूँ, बताऊं कि यार ये मकसद क्या है, ये कोड का बेसिक मकसद क्या है। इस कोड को ना बता आप लोगों ने अपनी ऐप की फाइल के अंदर यूज करना है। ऐप की कौन सी फाइल है बताओ? यहाँ पर आओ, इस पूरे के पूरे कोड को आप लोगों ने यहाँ से करा कॉपी, कंट्रोल C, और उसके बाद आप अपनी ऐप की फाइल पे गए। यहाँ पर आपको एक फाइल नजर आ रही होगी main.js। ये वो फाइल है जो एंगुलर को परमिशन देती है। ऐप की फाइल तो वो है जो मेन फाइल, उस फाइल को भी जो परमिशन देनी है या लेनी है वो कौन फाइल देगी? आपका main.js, ठीक है। तो हमारे पास main.js की फाइल में आके इस लाइन को बस मैंने मिटाया और इसकी जगह मैंने अपना वो वाला कोड दे दिया जो मुझे यहाँ पे दे रहा है। इस कोड के ऊपर जरा एक चीज नोट करो, app.use राउटर। इसके अंदर सिर्फ राउटर इनिशियलाइज हुआ है और कुछ नहीं। ऊपर आपने राउटिंग के लिए पूरी इंपोर्ट कराई, इंपोर्ट करने के बाद आपने राउटर को यूज कर दिया। ये कोड जो है वो इसी टेक्स्ट फाइल के अंदर है नीचे, तो आप लोग उसको जब राउटिंग करोगे तो वो भी आप लोग को नजर आएगा। ऊपर एक चीज नोट करो, यहाँ पे लिखा हुआ है अगर मैं स्लैश लिखूं तो कॉम्पोनेंट पे जाओ और कौन सा कॉम्पोनेंट खोल के देखो मुझे समझ में आया राउटिंग कैसे होती है। आपने लिखा स्लैश अबाउट, तो मैंने बोला कॉम्पोनेंट पे जाओ और कौन सा कॉम्पोनेंट खोल के देखो मुझे। इससे पेज लोड नहीं होता, इससे कंपोनेंट्स रिलोड होते, और कंपोनेंट्स रिलोड होने से आपका पेज रिलोड नहीं होता। इसको कहते हैं सिंगल पेजर एप्लीकेशन, ठीक है। अब आते हैं जरा इधर, मुझे यहाँ पे होम कंपोनेंट को यूज करना है। तो यहाँ पे होम कंपोनेंट को यूज करने के लिए सबसे पहले मैंने कहा यार इंपोर्ट करो ऐप होम। कहाँ से इंपोर्ट करना है? फ्रॉम डॉट स्लैश, मैंने कहा कंपोनेंट के फोल्डर में जाओ और यहाँ पे आपको क्या मिल रहा होगा? ऐप।
एक दफा आपने ऊपर इंपोर्ट कर दिया, बाद यहाँ पर इसका नाम दे दीजिए होम कंपोनेंट। जैसे मैंने कहा यार मेरे पास जैसे ही होम कंपोनेंट खुलेगा स्लैश लिखूंगा मैं, तो मेरे पास ये वाला कंपोनेंट नहीं खुलना चाहिए, मेरे पास खुलना चाहिए ऐप। मैंने उसका नाम दिया, ये वाला। ये नाम चेंज करना चाहो कर सकते, इसकी जगह अपना नाम लिखना चाहो अपना नाम लिखो, ठीक है। बस सिर्फ इस लाइन को गौर से सुनिए कि ये लिखूंगा तो मेरे पास ये वाला कंपोनेंट। तो यहाँ से अगर अबाउट लिखते हो तो अबाउट का कंपोनेंट भी आपके पास यहाँ से खुल जाए। कोई सवाल है यहाँ से किसी का? ठीक है, राउटिंग की फाइल में तो मसला है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं जरा आगे। हमारे पास खुल भी रहा है यार, ये चीज नहीं खुल रही, जरा एक दफा जाके चेक करते हैं। हम लोग चलते हैं अपने गूगल क्रोम पे और यहाँ पर आके एक दफा नोट करते हैं, ये रहा। वापस आते हैं, इसको रिलोड करा, अब एक चीज नोट करो, यहाँ पर आते हैं, ओहो हमारे पास इसको बंद कर दिया हम लोगों ने, इसको ओपन करना पड़ेगा, npm रन सर्च करिए। हाँ ये बोल करना जरूरी है। देखो जब आप उसको ये बताते हैं ना कंप्लेंट देगा, वो कंप्लेंट आपने देखा ना शुरू में ऑरेंज हो रहा है, इसका मतलब ये था कि एरर आ रहा है, कंप्लेंट मिली नहीं। तो अब या तो ये खुद इग्नोर कर देता है, या तो ये बोलता है कि भाई यहाँ पे काम के ऊपर मुझे नहीं लगा कर बताओ तो किस चीज में कोड करना है, मतलब कोड मैनुअली भी कर सकते हो ऑटोमेटिकली भी कर सकते हो, ठीक है। अगर आप वापस आते हैं यहाँ पे तो अब आप एक चीज नोट करिएगा, नीचे आपके पास होम का पूरा सेक्शन आ गया, इसके अंदर इमेजेस नहीं है, इमेजेस कैसे लेकर आनी है। आप वापस गए वहां पे ऐप होम पे, कंट्रोल एफ, और यहाँ पे आपने बोला यार इमेजेस लगी हुई होंगी, उस इमेजेस को ढूंढो, जहां पे भी इमेजेस है वहां पे क्या डाल दो, एसेट स्लैश इमेजेस स्लैश, रिलोड करा। यहाँ पे आके रिलोड करते हैं, हमारे पास यहाँ पे वही एप्लीकेशन हमारी पूरी की पूरी प्रॉपर तरीके से आ गई। अभी भी हमारे पास राउटिंग को काम कर रही है, होम खुल रहा है, देखो कुछ नहीं लिखा हुआ तो मेरे पास कौन सा कंपोनेंट खुल रहा है, होम का कंपोनेंट। लेकिन अगर मैं कुछ लिखता हूँ जैसे अबाउट लिखा, कॉन्टैक्ट लिखा, ये वो फाइनल पेज है जो डिसाइड करेगा कि मेरी एप्लीकेशन सिंगल पेजर है भी या नहीं। फर्नी की वेबसाइट पे जब हम जाते थे और मैं उस पर अबाउट पे जाके क्लिक करता था, पेज घूमता था, पेज लोड होता था। अगर इस पे पेज घूम गया इसका मतलब हमारे पास सिंगल पेज एप्लीकेशन है नहीं। अब वो कैसे बताएं, यहाँ पर आओ, मैंने कहा यार एक कंपोनेंट और बनाते हैं, ये तो होम का कंपोनेंट है। इसी तरीके से मैंने कहा एक कंपोनेंट और बनाओ, न्यू फाइल, और ऐप यहाँ पे रख दिया मैंने। उसके बाद मैं गया यहाँ पर और मैंने यहाँ पे टेम्पलेट खोल दिया अलग से, ठीक है। इसके अंदर सिर्फ यहाँ पे आके लिख देते हैं अबाउट वर्ड्स। अबाउट का कोड आप लोग यहाँ पे डाल सकते हो अपने हिसाब से, इसको भी डालना है यहाँ पे, अबाउट का कोड कॉपी करके पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि अबाउट का पेज खुले, लोड नहीं होना चाहिए। अब उसके लिए मैं करूंगा क्या, सबसे पहले मैं गया अपनी ऐप की फाइल में और मैंने कहा देखो यार यहाँ पे अबाउट का पेज है, लेकिन अबाउट के पेज पे कौन सा पेज खुल रहा है, अबाउट डॉट एचटीएमएल। सबसे पहला काम क्या करना चाहिए, एग्जैक्टली यहाँ पर आते हैं, राउटर लिंक, और राउटर लिंक के बाद यहाँ पर भी आके हम लोग कर देते हैं और सिर्फ एचएरएफ को चेंज कर देंगे। मैंने कहा यार यहाँ पे मैं लिखूंगा स्लैश अबाउट। अभी अबाउट का कोई राउट बना हुआ नहीं है, बनाना पड़ेगा, और बनाने के लिए कहाँ जाना है मुझे, मेन डॉट जेएस की फाइल में, ठीक है। यहाँ पर आते हैं और यहाँ जाके हम लोग अपने पास अबाउट का एक वो बना लेते हैं। मैंने कहा यार यहाँ पे मुझे ऐप का अबाउट खुलवाना है, तो ऐप के अबाउट को मैंने कहा एक काम करो ऊपर से रिलोड करो, बल्कि एक मिनट, ऐप अबाउट फ्रॉम, और फ्रॉम के बाद मैंने कहा डॉट स्लैश कॉम्पोनेंट स्लैश, और उसके बाद मैंने कहा ऐप अबाउट डॉट मी, ठीक है। दो कंपोनेंट हमारे पास लिंक हो गए। इसी तरीके से अगर आपकी वेबसाइट 15 पेजेस थी तो ऊपर आप क्या करते चले जाओगे, लिंक कराते चले जाओगे और नीचे का नाम। अब देखिए दोनों चीजें पास है वो सेम हो रही है, तो हम लोग यहाँ पर आके ऊपर लगाते हैं कॉमा। उसके बाद मैंने कहा यार मुझे ऐप अबाउट खुलवाना है लेकिन स्लैश अबाउट। अब इस तरह अब जाके जरा चेक करते हैं, वापस आते हैं वो। अब आते हैं जरा चेक करते हैं, यहाँ पर आने के बाद अभी हमारे पास अबाउट डॉट एचटीएमएल के ऊपर चल रहा है, अबाउट के ऊपर चल रहा है। अबाउट पे जाने के बाद एक चीज अगर आपने नोट करी, यहाँ पर आपने वापस टू के ऊपर चलते हैं। अब देखो टू के ऊपर इंडेक्स डॉट एचटीएमएल पे क्यों लेके जा रहा है, क्योंकि हमारी हेडर की फाइल सेट नहीं है, इसको कर देते हैं। मैंने कहा यार टू के ऊपर आपने कहाँ जाना है, स्लैश पे। होम पे जब भी क्लिक होगा फिर किस पे जाएगा, स्लैश के ऊपर, और जब अबाउट पे क्लिक होगा फिर
इन दो पेज के दरमियान समझना राउटिंग दो करके भाई क्या इस राउटिंग को समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। देखो भाई यहाँ पर आते हैं, रिलोड करते हैं, अबाउट पे क्लिक करते हैं। एक चीज नोट कर रहे हो, वेबसाइट लोड नहीं हो रही है, देख रहे हो? अबाउट पे क्लिक करा, इस पे क्लिक करा, वेबसाइट लोड नहीं हो रही। इसके ऊपर नोट करना है यहाँ पे चीज, ठीक है? अबाउट सेक्शन, रिलोड सेक्शन। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि यार यहाँ पे ये जो सेक्शन है ये तो हर पेज पर आ रहा है, मैं नहीं चाह रहा कि हर पेज पर आए। इसको हटाने का तरीकेकार है, क्या करो? सिंपल, तुमने अपने ऐप का हेडर डाला था ना, तुमने ये कंपोनेंट उसके अंदर डाल दिया था, तो आप क्या करो, हेडर के अंदर जाओ। हेडर के अंदर तुमने ये पूरा का पूरा सेक्शन डाला हुआ होगा, ये रहा हीरो सेक्शन। इसको हटा दो यहाँ से, क्योंकि अगर आप हीरो सेक्शन ऐप के अंदर डालोगे तो ये तो हर जगह शो कर देगा। कंट्रोल एक्स, और इसको उठा के डाल दो आप अपने किसमें, ऐप होम में। मैं चाह रहा हूँ कि ये सिर्फ मेरे पास तब शो हो जब मेरे पास होम के ऊपर कोई बंदा आता है। अबाउट का मेरे पास तब शो होना चाहिए जब मेरे पास कोई बंदा अबाउट के ऊपर आता है, ठीक है? वापस आते हैं, उसको रिलोड करते हैं। सी अबाउट पे क्लिक करा, मेरे पास देखो कौन सा सेक्शन लिखा है, निकाल सकते हैं About। तो वहां पे सिर्फ लिखा हुआ है अबाउट। आपने जाके क्या कर देना है, वहां पे अबाउट करके अबाउट की जगह इसमें कोड डाल दो। कैसे? यहाँ पर आते हैं, डेस्कटॉप, सेमिनार्स, अर्नी, अबाउट, ये रहा। यहाँ से इसका हीरो सेक्शन उठाते हैं, रिव्यू उठाते हैं, रिव्यू उठाते हैं, सी, और उसके बाद फिर यहाँ पे डाल देते हैं हम लोग अपने, ठीक है? बस एक जहाँ अबाउट लिखा हुआ था वहां वो रिप्लेस करके एचटीएमएल का सीएसएस भी नहीं लगाएंगे, जावास्क्रिप्ट कुछ भी नहीं लगेगी। बस अब आप इसको चला के चेक करते हैं कि हमारी वेबसाइट वन टाइम लोड पे चल रही है या नहीं चल रही। वापस आते हैं, सी आके इसको रिलोड करते हैं, और अगर मैं यहाँ पर आऊँ, सही है, आपकी वेबसाइट जो कि मल्टी पेज टेम्पलेट था, एट द एंड ऑफ द डे आपके पास वो बन गया सिंगल पेज टेम्पलेट। ना उसका नैप बार लोड हो रहा है, ना उसका फुटर लोड, सिर्फ बीच का जो कंटेंट है वो लोड हो रहा है। अबाउट पे क्लिक कर दो तो सिर्फ अबाउट का कंटेंट लोड हो रहा है, होम पे क्लिक कर दो तो सिर्फ ऐप होम का कंटेंट लोड हो रहा है। ये आपके पास व्यू के ऊपर मल्टी पेज टेम्पलेट को मल्टी पेज टेम्पलेट को सिंगल पेज बनाने का तरीकेकार है। कोई ऐसी चीज जो आपने समझ में ना आई हो तो ऊपर ऐसा है। अरे हाँ, सीडीएन जो है ना भाई, को अच्छा याद आ गया कि अगर आपने सीडीएन लगाना है तो वो कहाँ लगाओगे? अबाउट के अंदर आओ, यहाँ पे ऊपर आपके पास सीडीएन लगा हुआ होगा, देख रहे हो? ये वाला सीडीएन है, मैंने आपको बताया था कि ये सीडीएन भी लगाना होता है, कहाँ लगाना होता है ये नहीं बताया। तो अब आप क्या करो, कंट्रोल सी, कंट्रोल सी करने के बाद इसको पूरे को सिलेक्ट करा। पब्लिक के फोल्डर में देख रहे हो इंडेक्स की फाइल है। आप सबको पता है कि सीडीएन जो है वो कहाँ लगाते हैं, टाइटल के नीचे, मतलब टाइटल के टैग के नीचे हम लोग अपने पास सीडीएन लगा रहे हैं। जावास्क्रिप्ट की जितने भी सीडीएन है वो आप बॉडी के यहाँ पे ऊपर लगा सकते हो, अगर सीडीएन आपके पास जावास्क्रिप्ट का कोई हो तो। यहाँ पर आओ, यहाँ पर आके अपने पास लिख लो इस तरीके से। अगर आपको टाइटल चेक करना है, चेंज करना है, ये जो इसने इतना अजीब से लिख के दिया है इसे डराने के लिए, ठीक है? आप इसको जाओ यहाँ पे चेंज कर दो, परनी, अच्छा वाला अपने हिसाब से, ठीक है? आपके पास आपका वाला एक लग जाएगा, ठीक है? यहाँ पर आते हैं, इसको रिलोड करते हैं, सही है? टाइटल चेंज आपका ऊपर टाइटल होता है। उसके बाद एक छोटा सा मसला, टाइटल के बराबर नहीं, छोटा सा मसला आ रहा है, यहाँ चेक करो। व्यू का लोगो आ रहा है पहले, यहाँ पे मतलब व्यू का लोगो नहीं आ रहा, फैब आइकन का मसला। छोटा सा एक काम समझना, फैब आइकन की चाहे पीएनजी की फाइल है या चाहे फैब आइकन का अलग से आइकन, उसको उठा के आपने इस पब्लिक के फोल्डर के अंदर वो ऑटोमेटिक लेके आएंगे। यहाँ पे देख रहे हो फैब आइकन के अंदर से बोला है बेस यूआरएल। बेस यूआरएल का मतलब होता है जो पब्लिक के फोल्डर के अंदर होता है उसकी बात। तो आपने करना क्या है, आपने सिर्फ इस फर्नी के टेम्पलेट पे आना है, ये रहा फैब आइकन आपका, कंट्रोल सी, और इस फैब आइकन को उठा करके आपने जाना है अपने डेस्कटॉप के ऊपर, पब्लिक के ऊपर। ये फैब आइकन पहले से पड़ा, इसको राइट राइट क्लिक करके आप क्या कर दो, अपना फैब आइकन रख दो। बस जब आपने उसके फैब आइकन को रिप्लेस कर दिया, अपना फैब आइकन लगा दिया, तो आपके पास व्यू जेएस के ऊपर आपका फैब आइकन भी लगना शुरू हो जाएगा। कहाँ गया? अच्छा, अरे यहाँ पर आते हैं, फैब आइकन डॉट आईसीयू, फैब आइकन डॉट पीएनजी नाम है, सही है जी? चेंज, एवरीथिंग चेंज। उसके बाद ये किसी भी पेज में आप अपने हिसाब से लगा सकते हो।
तो बंदा है अपने रिएक्ट काम करते हैं कनौला रेट। अच्छा कनौला रिएक्ट और व्यू में सिमिलैरिटीज है। ये इनकी है रिएक्ट से। अच्छा एंगुलर किसी ने काम करा दानियाल आप खड़ा करो दानियाल इसमें और एंगुलर में तो मसला सिमिलैरिटी है। हाँ अच्छा सही है ठीक है बस ये जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क का अगर आपके पास कोई जवाब नहीं तो फिर सेमिनार को करते हैं यहाँ से समाप्त। आप लोग अपने फ्रेंड अच्छा एक मिनट मैं आप लोग आइडिया होने तरीके से मतलब साथ में इस तरीके से बनेंगे तो मैंने अपनी आपसे एक दो वो आइडिया इनको इस तरीके से बता रहे हैं कॉन्सेप्ट हमारे तो सब आते हैं। सही पूरा